गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम क्लास 12th का चैप्टर 8 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम था किंग, स्टेट एंड जमींदार। इसमें हमने एग्रीगेरियन सोसाइटी के बारे में डिस्कस किया था, जो कि मुगल एम्पायर से ही रिलेटेड थी। और मैंने आपको उस वक्त भी बोला था कि ये मुगल एम्पायर में हम अभी डिटेल में चैप्टर 9 में भी पढ़ेंगे। तो वही चैप्टर 9 अब आ चुका है। चैप्टर 9 का नाम है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। ये भी मुगल कोर्ट की कहानी है, बट जो हम चैप्टर 8 में पढ़ रहे थे वो ना रूरल सोसाइटी और उसके वहां पे किस तरीके से सब चीजें चल रही थी, वो एन ए अकबरी का रेफरेंस लेके सोर्स सोर्स के तौर से हम पढ़ रहे थे। लेकिन अब प्रॉपर मुगल कोर्ट में किस तरीके से वर्किंग्स होती थी, क्या होता था क्या नहीं होता था, 16 से 17 सेंचुरी के बीच में, हम वो पूरा इस चैप्टर में किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, जो कि चैप्टर 9 है, डिस्कस करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके सपोर्ट से एक मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा कंटेंट प्रिपेयर करने का। तो हमने चैप्टर 8 में भी शायद डिस्कस किया था, नहीं तो आपने अपनी जूनियर क्लासेस में भी ये चीज डिस्कस की होगी और देखी होगी कि किंग्स अपने आप को ना गॉड से कनेक्ट करते थे। और वही सेम चीज मुगल एम्परर्स भी एम्पायर में भी किया जा रहा था। वो अपने आप को डिवाइन मानते थे और वो ये मानते थे कि वो अलग अलग हेट्रोजीनियस पॉपुलेंस। हेट्रोजीनियस मतलब देखो, होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस सेम तरीके की चीजें हैं। हेट्रोजीनियस क्या होता है? डिफरेंट। तो यहाँ पे या फिर कहीं भी अलग अलग तरीके के जब लोग रह रहे हैं तो वो हेट्रोजीनियस पॉपुलेंस है। जैसे हमारे यहाँ पे आपको आज की, अगर हम इंडिया में करेंटली बात करें, तो आपको क्रिश्चियंस भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, मुस्लिम्स भी मिलेंगे, जैन भी मिलेंगे, बुद्धिस्ट भी मिलेंगे। अलग अलग रिलीजन्स और कस्टम्स को फॉलो करने वाले लोग मिलेंगे। तो ये हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है। और ठीक मुगल एम्पायर के टाइम पे भी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन थी। तो उनका ये मानना था कि वो इसको रूल करेंगे। और इसमें बेसिकली हम उनकी डायनेस्टिक हिस्ट्रीज को जानेंगे कि कैसे एक रूलर के बाद दूसरा रूलर आया। तो उस चीज के लिए मुगल के जो किंग्स थे, मैंने आपको बताया था ना कि किंग्स बेसिकली, जैसे जो एन ए अकबरी थी वो अबुल फैजल ने लिखी। तो वो अबुल फैजल कौन थे? वो अकबर के कोर्ट में हिस्टोरियन थे, जिनको अकबर ने बोला तब उन्होंने एन ए अकबरी लिखी। तो ठीक उसी तरीके से कमीशन किया जाता था कोर्ट में हिस्टोरियंस को कि वो उनके अकाउंट्स लिखें, डिटेल में उनके अकाउंट्स को लिखा जाए। तो ये काम किंग्स के कहने पे किया जा रहा है। तो इसलिए ये आपको याद रखना होगा कि जो लिखा जा रहा है वो किंग के कहने पे लिखा जा रहा है। तो वो क्या किंग के अगेंस्ट होगा? नहीं, ज्यादा अगेंस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान से इस इंफॉर्मेशन को पढ़ना पड़ता है। अगर हम मॉडर्न हिस्टोरियंस की बात करें तो हमें इंग्लिश में राइटिंग्स मिलती हैं, और वो इंग्लिश हैव टर्म्ड उन राइटिंग्स को जो हमें हिस्टोरियंस की मिलती हैं, उन्हें क्रॉनिकल्स कहा गया है। तो अब आपको चैप्टर की जो हेडिंग है किंग एंड क्रॉनिकल्स, तो उसमें जो क्रॉनिकल्स हैं वो क्या हैं? वो बेसिकली वो राइटिंग्स हैं जो हिस्टोरियंस को कहा गया है, और जो राइटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं उनको क्रॉनिकल्स कहा जाता है। और ये हमें इवेंट आफ्टर इवेंट की, एक रूरल के बाद हुमायूं के बाद अकबर आ रहे हैं, अकबर के बाद एक जो रूरल आ रहे हैं, रूलर्स आ रहे हैं और रूल कर रहे हैं, उनके इवेंट्स हमें इन क्रॉनिकल्स में मिलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है ये मुगल्स का। ठीक है। अब कहीं कहीं पे हमें एक लेवल पे ये फैक्चुअल भी लगती है इंफॉर्मेशन मुगल एम्पायर के बाद में, और हमें ये भी लगता है कि इसे इकट्ठा करना इतना आसान नहीं रहा होगा। जिन इंडिविजुअल ने इस काम को किया है वो कोर्ट से बहुत ज्यादा रिलेटेड रहे होंगे, क्योंकि ये काम इतना ईजी नहीं रहा होगा। तो ये अलग अलग चीजें हमें इस चैप्टर में मिलेंगी, और हम इन वर्किंग्स के बारे में, जो हमें चीजें मिल रही हैं उनके बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन था। अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। मुगल्स और उनका जो एम्पायर है। अब पहले, सबसे पहले इस एम्पायर को जानने से पहले हम थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं और इनकी हिस्ट्री को समझ लेते हैं। किसकी? मुगल्स की। तो जो मुगल टर्म है ये डिराइव फ्रॉम मंगोल। और ये जो एम्पायर है
it was not the name of the rulers of the dynasty choose themselves. जो मुगल है ना, ये डिराइव हुआ है मंगोल से, लेकिन ये अपने आप को मुगल्स तिमुरिड से कनेक्ट करते थे. दे रेफर्ड देमसेल्व्स एज टिमुरिड्स. तिमुरिड्स कौन थे? डिसेंडेंट्स ऑफ तुर्किश रूलर तिमुर. ठीक है, और ये इनके पापा की साइड से, पैटर्नल साइड. मैटर्नल साइड कौन सी होती है? ममा की साइड. और पैटर्नल साइड फादर की या पापा की साइड आप कह सकते हो. तो ये जो पैटर्नल साइड थी, उनसे वो रूरल तिमुर के डिसेंडेंट थे, मतलब वंशज थे. तो वो अपने आप को वहां से कनेक्ट करते थे. मंगोल से कनेक्ट करना उन्हें अच्छा नहीं लगता था. सबसे पहले जो रूरल क्यों कह रही हूँ मैं बार बार, रूलर थे, वो थे बाबर. ये फर्स्ट मुगल रूलर थे. इन्हें जंगेज खान से रिलेट किया जाता है मदर साइड पे, एंड ये तुर्किश बोलते थे. देखो, मदर साइड पे ये चंगेज खान से रिलेटेड थे, और फादर साइड पे तो जाहिर सी बात है ये तिमुरिड से रिलेटेड थे. तो आपको, एक मिनट, अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इनकी जो वंशावली या फिर आप कह सकते हो हेरारकी चली आ रही है, वो कहाँ से और कैसे चली आ रही है. तो ये है बाबर. बाबर के मदर की साइड पे, मैटरनल साइड पे, इन्हें गिंगेस खान से रिलेट किया जाता था, और फादर की साइड या फिर पैटर्नल साइड पे ये तिमुरिड्स से रिलेटेड थे. ये तुर्किश बोलते थे, और इनको डाइवर्सली मंगोल जो थे एज बाबरिक होर्ड्स. क्योंकि बाबरिक होर्ड्स का क्या मतलब है कि एक जगह पे जाएंगे, उस एरिया को बिल्कुल तहस नहस कर देना, लूट लेना, सब कुछ खराब कर देना. तो मंगोल्स का यही काम था, वो सब कुछ लूटते थे और उस जगह को तहस नहस कर देते थे. तो 16th सेंचुरी में यूरोपियंस ने इन्हें एक टर्म दी, मुगल. मुगल किसको बोला गया? उस ब्रांच को जो इंडिया में रूल कर रही थी. भाई गंगेज खान की फैमिली है, तो अगर आप इनका कभी आप मुगल एम्पायर का एक्चुअल में पास्ट में आप तिमुरिड्स और इन सब का अगर चार्ट देखोगे ना फैमिली का, तो ये बहुत बड़ा चार्ट दिखेगा आपको. तो इन्होंने इसीलिए जो उस सेक्शन को जो इंडिया में रूल किया उन्होंने 16th और 17th सेंचुरी के टाइम पीरियड में, उन्हें इन्होंने मुगल्स कह डाला, ताकि आसानी हो जाएगी थोड़ा सा रिलेट करने में. तो अगर आप नेम की बात करो तो मोंगली. मोंगली आपने जंगल बुक में सुना होगा, ये फ्रीक्वेंटली यूज कैरेक्टर है. तो ये भी वहीं से ड्राइव है, यंग हीरो ऑफ रुडयार्ड किपलिंग्स. आपने जंगल बुक में ये टर्म तो सुनी ही होगी. अब एम्पायर जो है, ये नंबर ऑफ रीजनल स्टेट्स को जीता गया और पॉलिटिकली अलायंसेस बनाए गए. अलायंस का मतलब क्या है? अब अलायंस मैरिज के अलायंस भी होते हैं, पॉलिटिकल अलायंस भी होते हैं. तो तरीके से संधि की गई, एक अलायंस बना लिया गया, एक पैक्ट कर लिया गया साइन. किसने? मुगल्स. और उस वक्त इंडिया में लोकल चीफ्स थे, एक प्रॉपर डायनेस्टी नहीं थी. तो जहां जहां लोकल चीफ्स थे, उनके साथ इन्होंने अलायंसेस कर लिए कि आप यहाँ रूल करो, पर आपका किंग, मुगल एम्पायर वाले ही किंग्स, आप उन्हें ही सरेंडर करोगे. तो ऐसे करके इन्होंने एक पूरा एरिया जीता और उसको एक एम्पायर बनाया. तो बाबर का पूरा नाम था जियाउद्दीन बाबर. ये सेंट्रल एशिया में इनका घर था, जिसको फरगाना या आज की डेट में आप उज़्बेक्स वॉरियर, ये अपना फर्स्ट इन्होंने स्टैब्लिश सबसे पहले किया है काबुल वाले एरिया में. काबुल कहाँ है आज की डेट में? अफगानिस्तान वाले एरिया में. तो ये उज़्बेकिस्तान से जब इनके फादर की डेथ हो गई, तो वहां से ये आए काबुल. कब आए? 1526 में. और फिर धीरे धीरे ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आगे टेरिटरीज के लिए आए, और इन्होंने फाइनली फिर ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला जो ये वाला एरिया है, जो ऊपर कश्मीर और वाला, यहाँ से जब ये अफगानिस्तान से आए, उन्होंने धीरे धीरे इस एरिया में अपना रूल करना, अपने एम्पायर को स्टैब्लिश करना शुरू किया. बाबर के पास जो सेकंड उनके बेटे थे, वो थे निसाउद्दीन हुमायूं. हुमायूं का टाइम पीरियड दो हिस्सों में दिखेगा आपको, एक 1530 से 1540, और उसके बाद 55 से 56, क्योंकि बीच में शेरशाह सूरी आ गए और उन्होंने इनको हरा दिया और ये भागते रहे. तो इन्होंने उस टाइम में, ये बीच का टाइम है 41 से लेके 54 तक का, तब यहाँ पे दिल्ली के एरिया में शेरशाह सूरी रूल कर रहे थे. ठीक है, तो इसलिए ये दो अलग टाइम आ रहे हैं.
इन्होंने अफगान लीडर जो शेरशाह सूरी थे उनसे ये हार गए। हुमायूं भाग के सफाविद रूलर जो कि ईरान के एरिया में थे वहां इन्होंने शरण ली कि भाई मुझे बचा लो, ये तो मुझे मार देंगे। फिर फाइनली 1555 में जब शेरशाह सूरी की डेथ हो चुकी थी और उनका बेटा रूल कर रहा था, तब जो ये सूर एम्पायर था ये थोड़ा वीक था। तो उस टाइम पे 1555 में हुमायूं ने सुर्स को डिफीट किया और वो अगले ही साल उनकी डेथ हो गई, जो कि माना जाता है, अगर आपने सुना हो, कि वो लाइब्रेरी से आ रहे थे और सीढ़ियों से स्लिप हो गए और वहां पे उनकी डेथ हो गई थी। तो इस तरीके की ये पूरी स्टोरी थी हुमायूं की। बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है बट ये यहीं तक की है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब इनके बाद है एक रूरल क्यों बोल रही हूँ मैं पता नहीं बाबर, बड़ा समझ आएगा। मैं रूलर की बात कर रही हूँ, एक एम्परर की बात कर रही हूँ, वो है अब जलाउद्दीन अकबर। जलाउद्दीन अकबर जो थे ये बहुत इंपॉर्टेंट मुगल रूलर हैं, एम्परर हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं। इन्होंने एरिया को बढ़ाया और उसको संभाल के भी रखा। इन्होंने उसको सबसे बड़ा, स्ट्रांग और उस टाइम का एक रिच किंगडम बनाने की कोशिश की थी। ये हिंदू कुश माउंटेन से लेके काफी बड़े एरिया तक इन्होंने उसे एक्सपैंड किया। तुरान एंड सफाविद्स ऑफ ईरान जैसे वहां पे एक एक्सपैंडिंग एम्पायर को क्रिएट किया। अकबर के 3 सक्सेसर्स थे, जहांगीर, उनके बाद आए शाहजहां, शाहजहां के बाद आए औरंगजेब। ठीक है, अब इनके भी ऐसा नहीं है कि यही सबसे ज्यादा हकदार थे, इनके और भी भाई थे बट इन्होंने उन सबको मार के फाइनली यही एम्परर्स बने। तो अकबर के बाद कौन आया? अकबर के बाद आया जहांगीर, जहांगीर के बाद आया शाहजहां, जिनको जहांगीर आपने अगर मूवी देखी हो मुगले आजम उन्हें सलीम कहा जाता है ना, ये वही जहांगीर हैं। जहांगीर के बाद आया शाहजहां, जिनसे आप ताजमहल समझ सकते हो, ताजमहल रिलेट किया जाता है, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था, बेगम के लिए। और उनके बाद आए औरंगजेब। माना जाता है औरंगजेब एक लास्ट ऐसे पावरफुल रूलर थे और उनके बाद जो एम्परर्स आए उनकी डायनेस्टी में वो बहुत वीक थे और मुगल एम्पायर लगभग खत्म होने की तरफ बढ़ने लग गया और वहां से फिर आपको कोई स्ट्रॉन्ग रूलर का नाम आगे नहीं मिलेगा। अब जब हम थर्ड बुक में जाएंगे ना अपनी, और थर्ड बुक में जब हम इंडिया इंडिपेंडेंस की बात करेंगे और 1857 के रिवोल्ट की बात करेंगे, तब आपको एक लास्ट मुगल एम्पायर की बात पता चलेगी कि वहां से मुगल एम्पायर अब बिल्कुल खत्म, जीरो चला जाएगा। बट अभी जीरो नहीं है, तो अभी हम इन सब की बात करने वाले हैं। इन 3 रूलर्स ने बहुत अच्छे से मेंटेन किया था पूरा एरिया, गवर्नेंस काफी अच्छी रखी थी। तो बस वहीं तक की ही मेन स्ट्रॉन्ग कहानी है जो हम पढ़ेंगे, और यही आपकी 16th और 17th सेंचुरी के बीच की चलती है। अगर मैं बहुत ज्यादा फास्ट हो रही हूँ या फिर अगर कुछ हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। आई थिंक मैं काफी सारे एस्पेक्ट्स कवर कर रही हूँ, क्योंकि मुगल एम्पायर और जो इंडिपेंडेंस का टाइम पीरियड जो मैं अभी कवर कर रही हूँ, ये 2 ऐसे पार्ट्स हैं जो शायद हम 6th क्लास से पढ़ रहे हैं और अबाउट 12th में पहुंच चुके हो, विच इज लाइक द पीक ऑफ योर स्कूल टाइम। तो इसीलिए ये थोड़े बेसिक्स हैं जो आपको रिलेट करने आने चाहिए, क्योंकि ये मैं कुछ स्टोरी सुना रही हूँ ना, अगर आप सिर्फ ये सुन लोगे, मैं बुक में क्या मार्क करवा रही हूँ, क्या डिस्कस कर रही हूँ, वो अगर आप छोड़ के सिर्फ सुन भी लोगे, तो जब आप आंसर लिखोगे ना, तो आप ये पॉइंट्स को कनेक्ट करके लिखोगे ना, तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलने का स्कोप है। क्योंकि मेन कनेक्टिविटी ही मैटर करती है हिस्ट्री में, कि कैसे आप अपने आंसर को फ्रेम कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि पेजेस भर के तो बहुत बच्चे आ जाएंगे, लेकिन आंसर की क्वालिटी अच्छी किसकी है वो मैटर करेगा, डिफरेंस क्रिएट करता है। अब इन लोगों का इफेक्टिव मेथड था एडमिनिस्टर करने का, पूरे एरिया को संभालने का। हमने एने अकबरी में भी देखा था कि कैसे हर जगह पे सूबास डिवाइड किए गए थे, सूबेदारी दी जाती थी, मनसबदारी दी जाती थी, और उस हिसाब से हर एरिया को एडमिनिस्टर किया जाता था, कंट्रोल किया जाता था। कहाँ कितनी फसल उग रही है उसके हिसाब से टैक्स भी निर्धारित किया जाता था, डिसाइड किया जाता था और उनसे लिया जाता था, जिसमें हमने जमा और हासिल 2 टर्म्स पढ़ी थी। आपको अगर याद है चैप्टर 8 में हमने ये टर्म्स डिस्कस की हुई हैं, याद हो तो मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए कि जमा का मतलब क्या है और हासिल का मतलब क्या है। कुछ टैक्स और फसल से जो आपकी प्रोड्यूस हो रहा है उसका एस्टिमेट लग रहा है, उससे रिलेटेड कुछ था, तो अगर याद है तो मुझे फटाफट बताइए। अब अगर हम मुगल पावर की बात करें तो उसका सेंटर होता था कोर्ट, जो उनका दरबार लगता था। काफी सारे पॉलिटिकल अलायंसेस, रिलेशनशिप, आपको यहाँ पे हेरारिकल स्टेटस दिखेगा कि किंग और अलग अलग आपको वहां पे कोर्ट में, दरबार में आपको लोग दिखेंगे। कॉम्बिनेशन था मुगल्स के वहां पे, मिलिट्री पावर भी थी और कॉन्शियस पॉलिसीज बनाने का भी, डिफरेंट ट्रेडिशंस, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स नहीं थे, हिंदूज भी रह रहे हैं,
जैन्स भी रह रहे हैं, बुद्धिस्ट भी रह रहे हैं, अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, तो और अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, उन सबको साथ में लेके किस तरीके से पॉलिसीज बनानी है, उन सब पे भी डिस्कशन की जाती थी। जब 1707 के बाद हम देखें, जब डेथ हो गई औरंगजेब की, तो मैंने आपको जैसे अभी बता ही रही थी मैं डिस्कशन में, उसके बाद ये डायनेस्टी धीरे धीरे डिमिनिश होने लग गई, यानी कि अब ये उतनी बढ़ नहीं रही थी, अब ये गिरने लग गई। अगर हम कंट्रोल की बात करें, दिल्ली, आगरा और लाहौर और अलग अलग कैपिटल, धीरे धीरे वो कम होने लग गया, और जो रीजनल पावर्स थी, जो छोटे छोटे एरियाज में जो पावर थी, वो अब बढ़ने लग गई। तो कोई बड़ी डायनेस्टी उठ के नहीं आई, लेकिन जो छोटे एरियाज में अपने अपने एरिया के राजा बनने लग गए कि हम इस एरिया के हम पावरफुल लोग हैं, अब हम मुगल रूलर्स को नहीं मानते। तो जो मुगल रूलर्स की वो पावर थी, वो धीरे धीरे कम हुई, बट नहीं भी हुई, लेकिन फाइनली 1857 वो वक्त है, जैसे मैं आपको डिस्कस ही कर रही थी, देखिए पूरा कनेक्शन यहीं पे ही एक पैराग्राफ में इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया जो मैं आपको बता ही रही थी। वो फाइनली जब सिपाही म्यूटनी हुई थी, तो बहादुर शाह जफर टू, जो कि लास्ट मुगल रूलर माने जा रहे थे, उनको ओवरथ्रो कर दिया ब्रिटिश ने, और उनको उनके जो महल था, उनके वहां से उनको हटा दिया गया था, और मुगल रूल बिल्कुल फुल स्टॉप हो गया वहां से। औरंगजेब के बाद कह सकते हो आप कोमा लग गया कि भैया धीरे धीरे गिरने लग गया, अब उसके बाद अब वो पावर नहीं रही मुगल एम्पायर की। लेकिन बहादुर शाह जफर टू के बाद तो अब ब्रिटिश एम्पायर इतना ज्यादा एक्सपैंड करने लग गया था कि सिपाही म्यूटनी के बाद वैसे भी बिल्कुल फुल स्टॉप लग गया। अब जो क्रॉनिकल्स क्रॉनिकल्स मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था, जो लिख राइटिंग्स हमें मिल रही हैं, उन सबको इंग्लिश टर्म क्रॉनिकल्स बताया गया। ये क्रॉनिकल्स मुगल एम्परर्स कमीशन करते थे, वो बोलते थे, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जिससे हमें पता चलता है कि दरबार में बेसिकली काम किया कैसे जाता था। हमें यहाँ से ये भी पता चलता है कि एक राजा का किंगडम कैसा था, उसके अंडर लोग कैसे थे, लोगों की क्या क्या लोग एक्चुअल में खुश थे या परेशान थे, उनका क्या प्रोजेक्ट था, राजा का क्या विजन था, वो किस तरीके से हर चीज करना चाहता था, वो सब हमें यहाँ से पता चलता है। अब सम टाइम हमें ये भी देखने को मिलता है कि मुगल रूल को रेजिस्ट किया गया, उनके अगेंस्ट लोग उनको सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन उनके रेजिस्टेंस को फेल कर दिया गया। कोई भी मुगल एम्पायर के अगेंस्ट खड़ा होता था तो उसको फेल कर दिया जाता था, और माना जाता है कि वो रूल से बहुत प्रोस्पेरिटी हो रही थी, लोग बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे थे। मुगल क्रॉनिकल्स जो होते थे, वो कोर्टियर्स जो उनके दरबार में होते थे, उन्होंने ही, वही ऑथर हैं, वही लिख रहे होते थे। तो जो मेन फोकस होता था वो इवेंट्स पे होता था, जो रूलर, उनकी फैमिली और कोर्ट और नोबल से रिलेटेड होते थे। मैंने आपको बताया ना कि जो नॉर्मल आम इंसान है, उसकी जिंदगी के बारे में कोई नहीं बता रहा। हम थोड़ा बहुत जितना समझ पा रहे हैं, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, बस उतना ही समझ पा रहे हैं, लेकिन हमें राजा, उसकी फैमिली, कोर्ट में उनके दरबार में जो लोग हैं, वॉर, एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट, हमें इनके बारे में तो बहुत ज्यादा पता चलता है, लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता चलता। अलग अलग टाइटल्स दिए हैं राजाओं ने या एम्परर्स ने खुद को, और इन टाइटल्स जो ये बुक्स है, जैसे अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा। अकबरनामा अकबर से रिलेटेड है, शाहजहांनामा शाहजहां से, आलमगीरनामा औरंगजेब से रिलेटेड है। इसमें हमें अकबर की, शाहजहां और औरंगजेब की, आलमगीर जो है ये बेसिकली टाइटल मुगल रूलर औरंगजेब ने खुद को दिया था, तो उनके बारे में हमें यहाँ से पता चलता है, और उनका एम्पायर किस तरीके से। अब फ्रॉम तुर्किश टू पर्शियन, अब ये जो शिफ्ट है तुर्किश लैंग्वेज से पर्शियन का, ये आपको समझना होगा कि जब हमने बाबर का देखा था, तो हमने कहा कि बाबर तुर्किश में बात किया करते थे, वो तुर्किश में ही उन्होंने बाबरनामा भी लिखी है अपनी, जैसे अकबरनामा है वैसे बाबरनामा तुर्किश में है, तो हमें वो सब देखने को मिलता है। लेकिन हमें अकबर के टाइम तक जब आप पहुंचोगे, तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क तुर्किश से शिफ्ट होके पर्शियन पे पहुंच जाएगा। तो मुगल कोर्ट की अगर आप क्रॉनिकल्स की बात करोगे, तो ये पर्शियन में लिखे गए, सुल्तान ऑफ दिल्ली, और ये काफी सारी, ये जो भाषा है पर्शियन, ये बहुत फ्लरिश की कोर्ट में, और इस पे लिटरेरी राइटिंग्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगी। और इसके अलावा जो नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस थी और जो रीजनल वेरिएशन थे, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। मुगल्स जो ये थे, चिगतई तुर्क्स का इनका ओरिजिन था, तो इनकी जो मदर टंग थी वो तुर्किश थी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि बाबर तुर्किश में वेल वर्स थे, वो तुर्किश में बोलते थे, तो इनकी जो मदर टंग थी वो तुर्किश थी, और बाबर ने अपनी जो उन्होंने
पोएट्री लिखी है और अलग अलग अपनी मेमोरीज लिखी हैं वो भी उन्होंने तुर्किश में ही लिखी हैं। लेकिन अकबर अकबर ने पर्शियन को लीड किया लैंग्वेज के तौर से और मुगल कोर्ट में पर्शियन शुरू हो गई। कल्चरल और इंटेलेक्चुअल कॉन्टैक्ट्स हमारे ईरान के साथ उस वक्त में बढ़ने लगे और ईरानियन और सेंट्रल एशिया से बहुत सारे लोग मुगल कोर्ट में आए। तो उनका इन्फ्लुएंस यहाँ हमें बढ़ता हुआ दिखता है और तुर्किश से शिफ्ट हमें कहाँ पर्शियन की तरफ होता हुआ दिखता है। पर्शियन जो था ये लैंग्वेज एम्पायर में बढ़ने लग गई। इस लैंग्वेज को एक प्रेस्टीज और पावर की तरह देखा जाने लगा। राजा खुद जो अकबर थे वो भी पर्शियन में बात किया करते थे। रॉयल हाउस होल्ड जो वहाँ के जो राजा से रिलेटेड फैमिली है या जो रॉयल फैमिली है वो भी पर्शियन में बात करती थी। और एलीट कोर्ट जो रिच लोग हैं, जो एलीट लोग हैं कोर्ट में, दरबार में, वो भी पर्शियन में बात करते थे। और ये लैंग्वेज एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज भी बन गई। अकाउंटेंट, क्लर्क, सारे के सारे जो फंक्शनर्स थे उनको ये लैंग्वेज सीखनी पड़ रही थी और इसी में ही सारा काम होता था। पर्शियन डायरेक्टली यूज नहीं भी होती थी तो उसके वर्ड्स का बहुत इन्फ्लुएंस होता था। अगर आप ऑफिशियल रिकॉर्ड राजस्थानी या मराठी भाषा में या इवन तमिल भाषा में भी देखोगे तो वहां पे भी आपको लिखे हुए हैं वो राजस्थानी, तमिल या मराठी में, लेकिन कहीं कहीं आपको पर्शियन वर्ड्स का इन्फ्लुएंस दिखेगा। तो यूजिंग पर्शियन 16th और 17th सेंचुरी में काफी सारी अलग भाषाओं के साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन गई थी। पर्शियन में इंडियनाइज्ड हो गई। जैसे अगर आप इंग्लिश की बात करो तो हमारी इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश जैसे ही हम नहीं बोलते हैं, हमारे एक्सेंट में थोड़ा इंडियन टच है। इंडियन इंग्लिश है, आप इंडियन इंग्लिश तो नहीं कहेंगे, मतलब हमारी इंग्लिश में थोड़ा टच आता है ना। तो इसी तरीके से जो पर्शियन थी वो भी इंडिया के तौर से इंडियनाइज्ड हो गई एक तरीके से। और एक नई लैंग्वेज आई वो थी उर्दू। उर्दू जो थी वो पर्शियन विद हिंदवी के इंटरेक्शन से इमर्ज हुई। और मुगल क्रॉनिकल्स जैसे कि अकबरनामा है ये पर्शियन में लिखे गए। जबकि अगर हम बाबर की मेमोरीज और उनकी जो पोइट्री वगैरह है वो तुर्किश में थी, उसको भी ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में। ट्रांसलेशन संस्कृत टेक्स्ट जैसे कि महाभारत और रामायण, ये तो संस्कृत में थे, इनको भी पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया मुगल एम्पायर में। और इनका नाम महाभारत का तो महाभारत था, महाभारत को ट्रांसलेट करके जब पर्शियन में किया गया तो उसका नाम रज़्मनामा रखा गया, जिसका मतलब होता है बुक ऑफ वर्ड्स। तो ऐसे करके आपको ट्रांसलेशंस भी देखने को मिलेंगी संस्कृत से, तुर्किश से पर्शियन में होती हुई। अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स जिनको हिंदी में आप पांडुलिपि भी कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमने चैप्टर 4 जब महाभारत का पढ़ा था तो इस तरीके की हमने मैन्यूस्क्रिप्ट्स देखी थी। हमने कहा सबसे पहली मैन्यूस्क्रिप्ट पाम लीव्स पे लिखी गई थी और अलग अलग लीव्स पे लिखी जाती थी, फिर धीरे धीरे वुड पे और अलग अलग जगहों पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी। तो ऑल बुक्स जो मुगल इंडिया की थी ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, हाथ से लिखी गई थी। और जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी इनका प्रोडक्शन ये किताब खाना में होता था। ऑल्दो किताब खाना को आप लाइब्रेरी कह सकते हो, लेकिन वहां पे सारी की सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स की कनेक्शन रखी जाती थी और नई मैन्यूस्क्रिप्ट्स को बनाया भी जाता था। मैन्यूस्क्रिप्ट्स में बहुत सारे लोग लगते थे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मुश्किल काम है। आज की डेट में हम प्रिंट करवा लेते हो तो आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपके पास कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है, प्रिंट मीडिया है और प्रोडक्शन में आपको बहुत इजीली हो जाएगा। लेकिन तब प्रॉपरली एक चीज पेपर बनाने से लेके प्रॉपरली पेपर को प्रिपेयर करना पड़ता था। उसके बाद जो कैलीग्राफर या स्क्रिबर्स होते थे जिनकी राइटिंग बेहतरीन होती थी वो उस पर टेक्स्ट लिखते थे। ग्लाइडर्स एल्यूमिनेट करते थे पेज को और पेंटर्स सीन्स को पेंटिंग के तौर से, क्योंकि विजुअल्स भी देने हैं ना, तो वो पेंटिंग के तौर से बनाया करते थे टेक्स्ट को। फिर बाद में उस बुक को बाइंड किया जाता था और एक एक चीज को इकट्ठा करके उसमें एक ऑर्नामेंटल कवर के अंदर उस पूरी चीजों को इकट्ठा किया जाता था। जो फिनिश किया जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट को वो एक बहुत प्रेशियस ऑब्जेक्ट होता था, वर्क ऑफ इंटेलेक्चुअल, क्योंकि उसके अंदर जो कंटेंट है वो बेहतरीन है, वेल्थ और ब्यूटी के तौर से उसको देखा जाता था। और पीढ़ी दर पीढ़ी की जो पैटर्नेज की पावर है वो उस मैन्यूस्क्रिप्ट से पता चलती थी। अब पीपल जो एक्चुअली इस प्रोडक्शन और मैन्यूस्क्रिप्ट के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते थे उनको अलग अलग टाइटल्स और अवार्ड दिए जाते थे। भाई राजा खुश हो गया कि तुमने इतना बेहतरीन काम किया है और उसने खुश होकर कोई टाइटल दे दिया या कोई अवार्ड दे दिया।
कैलीग्राफर्स और जो पेंटर्स होते थे उनको बहुत हाई सोशल स्टैंडर्ड माना जाता था, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट काम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पूरी की पूरी बुक में मेन तो हैंड राइटिंग और पेंटिंग का ही काम है ना, और वही सबसे इम्पोर्टेंट, तो उनको बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता था। और जो पेपर बनाते थे या जो बुक को बाइंड करते थे, उनके नाम हमें आज भी एनोनिमस है, हमें ज़्यादा पता नहीं चलता। कैलीग्राफी जो हैंड राइटिंग का आर्ट है, इसको बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस दी जाती थी। एंड माना जाता है कि अकबर का फेवरेट जो हैंड कैलीग्राफी थी वो थी नस्तिक। तो इस तरीके की अलग अलग चीजें भी हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स, जैसे आप यहाँ पे ये देख रहे हो, इस तरीके के स्ट्रोक्स उसमें बनाए जाते थे। और बहुत ध्यान से कलम जो ट्रिम करके 5 to 10 मीटर की मिलीमीटर की होती है, उस तरीके से उस चीज को बनाया जाता था। फिर उसको इंक में डिप करके, आपने पुरानी अगर किसी मूवी में देखा हो इस तरीके की, वो पेन होते हैं, वो ऐसे करके उसकी निप होती है, और उसको इंक में डिप करके, ये तो कुछ और ही बना गया, बट इंक में डिप करके, इसे स्याही कहते हैं, उस कलम को यूज किया जाता था। वो कलम में इंक एब्जॉर्ब हो जाती थी और फिर बाद में उससे लिखा जाता था। तो ये आसान नहीं है। आज की डेट में हमारे पास पेन है, हम लिख लेते हैं, लेकिन तब बार बार उसको इंक में डिप करना, फिर लिखना, और इतनी सारे पेजेस पे लिखना, बहुत मेहनत का काम होता था। और पेंटिंग्स भी इतनी इजी नहीं होती थी, क्योंकि प्रॉपर इमेज बनानी होती थी उस पर। तो वो इमेज ह्यूमंस की बनती थी। उसके बाद धीरे धीरे इस्लाम में ह्यूमन इमेजेस को बंद कर दिया गया, फिर आपको सिर्फ फ्लावर्स दिखेंगे और पैटर्न्स दिखेंगे। तो ये सब कैसे हुआ और ये क्या था, ये हम इस पार्ट में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन से लेके पार्ट 1 और पार्ट 2 जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। आपके सपोर्ट से, मोटिवेशन से, मतलब मुझे एक मोटिवेशन मिलता है जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट करते हो। और मुझे जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी, आपके सजेशंस सुन के हमेशा ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए और सपोर्ट के लिए। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम क्लास 12 का चैप्टर 9 डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। ये 16 से 17 सेंचुरी के बीच का वक्त है, जिसमें हम मुगल एम्पायर की बात कर रहे हैं। इसमें एक हमने टर्म जो कि आपके चैप्टर के नाम में ही है, वो है किंग्स और क्रॉनिकल्स। वो हमने डिस्कस कर लिया था कि क्रॉनिकल्स वो हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री में जो राइटिंग्स हमें दिखती हैं, उनको एक टर्म दी गई, उन्हें कहा गया क्रॉनिकल्स। ठीक है, तो आप हिस्टोरियंस ने जो राइटिंग्स इंग्लिश में, उन लोगों को टर्म कर दिया क्रॉनिकल्स। तो हमने इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि मुगल एम्पायर की बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट जो हुई। तो हमने एक फैमिली चार्ट देखा था कि कैसे वो तुर्किश रूलर तिमुर के डिसेंडेंट्स थे पैटर्नल साइड पे, यानी कि फादर की साइड पे, और जो मदर की साइड पे वो गंगेज खान, चिंगेज खान से रिलेटेड थे। तो इसके बाद हमने धीरे धीरे आगे इस्टेब्लिशमेंट देखी, और हमने जियाउद्दीन बाबर और उसके आगे हमने उनके सक्सेसर नसीरुद्दीन हुमायूं, इन दोनों के बारे में हम देख चुके हैं। फिर हमने अकबर के बारे में डिस्कस करना शुरू किया था, और हमने देखा था कि कैसे तुर्किश से पर्शियन की तरफ मूवमेंट हुई थी। जब बाबर थे तो जो मुगल्स की एक्चुअल में मदर टंग है वो तुर्किश है। और आप अगर देखोगे तो बाबरनामा भी आपको तुर्किश में ही ओरिजिनली लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन अकबर के टाइम पे पर्शियन भाषा में हुई। और इससे पहले एक और चीज हमने डिस्कस की थी कि जो मुगल्स, जो बेसिकली इनके बहुत सारे डिसेंडेंट्स थे, तो जो इंडिया में रूल कर रहे थे उनको मुगल्स टर्म किया गया। फिर हमने मैन्यूस्क्रिप्ट, जिनको आप पांडुलिपि भी कह सकते हो, मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में हमने डिस्कस किया कि ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं, ये हैंड रिटन होती थी, तो बहुत डिफिकल्ट काम होता था।
तो ये किताब खाना एक एरिया होता था जिसको आप ट्रांसलेट करोगे तो आप लाइब्रेरी कहोगे, लेकिन यहाँ पे बुक्स बनाई भी जाती थी और संभाल के रखी भी जाती थी, कलेक्शन होती थी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट काम होता था। तो इसमें अलग अलग लोग इन्वॉल्व होते थे, जो बुक बाइंड करते थे, जो कैलीग्राफी कर रहे थे, जो इतनी खूबसूरत तरीके से लिखा करते थे, जो उसमें पेंटिंग्स करते थे। और हमने इन सब चीजों के बाद अब हमें पेंटेड इमेजेस की अब हम बात करेंगे, क्योंकि उस वक्त इमेजेस टेक्नोलॉजी नहीं थी तो इंसान ही बना रहे थे। आज भी पेंटिंग करते हैं पेंटर्स, बट अब थोड़ी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उसका यूज किया जाता है, 3D ग्राफिक्स बनाए जाते हैं, उसमें इफेक्ट्स दिए जाते हैं। लेकिन बुक्स में उस वक्त सब कुछ, आजकल तो आप देखोगे कि फोटो क्लिक करके आपको बुक्स में आपको इमेजेस डाल दी जाती हैं, लेकिन तब सब कुछ हाथ से बनाया जाता था। तो अब हम इस टॉपिक को आगे डिस्कस करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट से मोटिवेशन मिलता है वीडियोस क्रिएट करने का। जो भी टॉपिक्स हैं क्लास 12th हिस्ट्री के, वो मैंने कवर किए हैं, चाहे इस चैप्टर के एमसीक्यू हों या इस चैप्टर को 15 मिनट्स में रिवाइज भी मैंने करवा रखा है, और अब हम लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, आगे जो भी नई वीडियोस आती रहें, क्योंकि इसके बाद हम चैप्टर 9 के बाद हम बुक 3 शुरू करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारी बुक 2 कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पेंटर्स जो थे वो भी इन्वॉल्व थे, हमने ऊपर देखा ही, जो मुगल मैन्युस्क्रिप्ट्स बन रही थी। तो जो क्रॉनिकल्स थे, जो ये राइटिंग्स हैं, इनमें इवेंट्स जो मुगल एम्पायर में हो रहे थे उनको नरेट किया गया है। अब वहां पे आपको लिखे हुए टेक्स्ट मिलेंगे और आपको इमेजेस भी मिलेंगी, ताकि इवेंट का विजुअल फॉर्म मिल सके। देखो, वॉर में किस तरीके की ड्रेस पहनी जाती होगी ये हमें कैसे पता? जब हमने विजुअल्स देखे, इमेजेस देखी हैं, तो हमें पता चल जाता है, अच्छा इस तरीके की ये ऐसे से पहनते होंगे, इस तरीके से हम विजुअल्स अपने आप इमेजिन कर लेते हैं चीजें। तो कुछ चीजों के विजुअल से हम उससे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। अगर आप कोई ऑनलाइन या अगर आप कुछ सुनो, जैसे कोई पॉडकास्ट वगैरह आजकल तो खैर बहुत इंटरेस्टिंग आते हैं, या अगर उसमें कुछ विजुअल्स आ जाए, तो विजुअल से ना उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर और ज्यादा पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट ज्यादा आएगा उसको सुनने में या उसको समझने में। तो यही चीज हो रही थी कि वो विजुअल फॉर्म कौन दे रहे थे, पेंट की जा रही थी, वो इमेजेस बनाई जा रही थी। जो सीन्स होते थे या जो थीम होता था उनको विजुअल एक्सप्रेशन दिया जाता था। लेफ्ट ब्लैंक स्पेस होती थी एक पेज पे, और पेंटिंग्स उन पे बनाई जाती थी। अब जो इंसान कैलीग्राफी कर रहा है, जो इतनी खूबसूरत तरीके से किसी ने लिखा होगा, वही इंसान पेंटिंग तो नहीं कर सकता। आपकी ड्राइंग अच्छी हो सकती है पर आपकी शायद आप लिखने में उतने अच्छे ना हो। तो जो पेंटिंग करने वाले वो आर्टिस्ट अलग होते थे, वो वर्ड्स को एकम्पनी करते हुए पेंटिंग्स बनाते थे। पेंटिंग्स वो मिनिएचर छोटा वर्जन होता था, मिनी वर्जन आप कह सकते हो। तो जो भी इवेंट होता था या फिर जो भी उनको उस मैन्युस्क्रिप्ट में पेजेस पे, वो एक छोटे वर्जन के हिसाब से पेंटिंग्स बनाया करते थे। पेंटिंग्स बुक की ब्यूटी भी बढ़ाती थी और एक स्पेशल पावर थी कम्युनिकेट करने की आइडियाज, क्योंकि आप जब पिक्चर बनाते हो तो आप अपनी बात को ज्यादा और अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हो। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब आप टेक्स्ट मैसेज करते हो तो एक मैसेज भेजना, और साथ में अगर आप एक इमोजी ऐड कर दो, हंसने वाला या स्माइल करने वाला या रोने वाला, तो दूसरे इंसान को बेहतर समझ आ जाते हैं आपके इमोशंस। तो पेंटिंग या कोई भी ऐसा विजुअल इम्पैक्ट ज्यादा करता है। जो हिस्टोरियन अबू फैजल हैं, उन्होंने पेंटिंग को मैजिकल आर्ट कहा है, क्योंकि ये एक ऐसी पावर है जो किसी भी चीज को जिंदगी दे रही है। मतलब ह्यूमन, मतलब एक ऐसी पावर, अब कोई ऐसी पक्षी बना दो उसमें पेंटिंग, और पता चलेगा कि वो तो सही में एक पक्षी ही है। मतलब वो लाइफ देने की पावर रखती है पेंटिंग बेसिकली। तो जो पेंटिंग का पोर्ट्रे है, एम्पायर कोर्ट और लोगों को, जो कि पार्ट होते थे, वो टेंशन बिटवीन रूलर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स, जो ये पेंटिंग्स था, वो एक टेंशन का जरिया भी बन गया। जो राजा रूलर थे और मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स थे, जिनका नाम था उल्मा, क्योंकि इस्लामिक
जो रूल है उसमें ह्यूमन बीइंग्स का पोर्ट्रे बनाना अलाउड नहीं है। वो चीज कुरान में अलाउड नहीं है, एज वेल एज द हदीस। तो उन्होंने इस इंसिडेंट को ये कहा कि फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, कि प्रॉफिट को फॉरबिडन किया गया कि भाई वो किसी को डिपिक्ट नहीं कर सकते आप लिविंग बीइंग के तौर से इन अ नेचुरलिस्टिक मैनर। और सजेस्ट किया गया कि आर्टिस्ट को कोई पावर नहीं है किसी को क्रिएट करने की, मतलब बेसिकली किसी ह्यूमन को क्रिएट करने की या किसी लाइफ को क्रिएट करने की पावर तो गॉड के पास है। तो अगर कोई आर्टिस्ट एक ह्यूमन क्रिएट कर देगा तो वो भी गॉड की तरह हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये अलाउड नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये फंक्शन सिर्फ गॉड ही कर सकते हैं। तो पेंटिंग्स किसी ह्यूमन की बनाना इज प्रोहिबिटेड और ये अलाउड नहीं होना चाहिए। अब वक्त के साथ इंटरप्रिटेशंस होती हैं। जब हमने चैप्टर 4 पढ़ा था, चैप्टर 4 ही था या चैप्टर 6 है, सॉरी चैप्टर 6 था भक्ति सूफी वाला। तो उसमें जब हमने सूफीज के बारे में पढ़ा था तो मैंने कहा था कि वो भी कुरान को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से कुरान को फॉलो कर रहे हैं। तो इंटरप्रिटेशंस हुई ऑफ शरिया चेंज विद टाइम, द बॉडी ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशन को अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया। तो सबने एक ट्रेडिशन अंडरस्टैंडिंग पुट की वुड सूट देयर पॉलिटिकल नीड्स, जो भी उनकी पॉलिटिकल नीड्स को सूट कर रहा था उन्होंने उस हिसाब से उसे पुट फॉरवर्ड किया। अब मुगल रूलर्स एशियन रीजन्स में ड्यूरिंग सेंचुरीज एम्पायर रेगुलरली आर्टिस्ट को कमीशन करते थे कि आप हमारा पोर्ट्रे बनाइए, सीन्स बनाइए, लाइफ के किंगडम के सीन्स बनाइए। और सफाविद किंग्स जो थे ईरान के, उन्होंने फाइनेस्ट आर्टिस्ट्स जो कि ट्रेन किए गए थे बकायदार, नेम ऑफ द पेंटर्स जैसे बेहजाद, उन्होंने इस कल्चर को सफाविद कोर्ट में भी बहुत ज्यादा उनको फेम मिली कि वो इतने बेहतरीन आर्टिस्ट थे। तो आर्टिस्ट, क्योंकि यहाँ पे मुगल एम्पायर में आर्टिस्ट्स की बहुत ज्यादा वैल्यू होने लगी धीरे धीरे कि भाई आप मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाइए, पेंटिंग्स बनाइए, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो वहां से धीरे धीरे मुगल को इंडिया आने लग गए। तो वो मुगल कोर्ट में आए तो मीर सैयद अली और अब्बास सैयद, ये भी हुमायूं के टाइम पे दिल्ली आई। ये सब आर्टिस्ट्स की ही बात हो रही है। और काफी सारे अलग अलग आर्टिस्ट आए, क्यों? अपॉर्चुनिटी के लिए कि उनको पैट्रनेज मिले, प्रेस्टीज मिले, नाम मिलेगा, पैसे मिलेंगे यहाँ पे आके। तो बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ आने लग गए। कहाँ? ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला एरिया है जो मुगल एम्पायर के अंदर था। अब उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट क्या हुई, एम्परर और जो स्पोक्स पर्सन जो कि उल्मा थे ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम के, उनके ओपिनियन में क्लैश आ गया। क्योंकि एम्परर कह रहे हैं आप पोर्ट्रे बनाओ क्योंकि आ रहे हैं आर्टिस्ट, लेकिन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम कह रहे हैं आप ये बना नहीं सकते। तो वो टेंशन बढ़ने लग गई। अकबर के जो हिस्टोरियन थे अबुल फैजल, उन्होंने एक बार ये जो उन्होंने अपनी बुक में ये एक लाइन लिखी है जो अकबर कह रहे हैं कि नफरत फैलाने के बहुत सारे तरीके हैं। देर आर मेनी दैट हेट पेंटिंग, बहुत से लोग हैं जो पेंटिंग से नफरत करते हैं। बट सच मैन आई डिसलाइक, ऐसे लोगों को मैं पसंद नहीं करता जो पेंटिंग को पसंद नहीं करते। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट की एक यूनिक वे है ऑफ रिकॉग्नाइजिंग गॉड when he must come to feel that he cannot bestow life on his work। तो वो ये बात किसने कही? ये बात अकबर ने कही कि पेंटिंग मेरे हिसाब से, जो लोग नफरत करते हैं पेंटिंग से, ऐसे लोगों से मैं नफरत करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पेंट आर्टिस्ट है वो पेंटिंग बना के ये रिकॉग्नाइज कर रहा है कि वो पेंटिंग बना सकता है, लेकिन वो उसमें जिंदगी नहीं डाल सकता जैसे जिंदगी भगवान डाल सकता है। तो इस तरीके की उनकी ये अपनी एक इंटरप्रिटेशन थी जो उन्होंने दी, और उलमास की अपनी अलग इंटरप्रिटेशन थी कि नहीं होना चाहिए। अब दो बातों की बात करेंगे हम, एक है अकबर नामा और एक है बादशाह नामा। तो ये क्रॉनिकल्स ऑफ द किंग हैं, मुगल क्रॉनिकल्स, अकबरनामा एंड बादशाह नामा। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स में 150 फुल और डबल पेजेस, उनमें लड़ाइयाँ, सेजेस, हंट्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कोर्ट के सीन्स एटसेट्रा, ये सब उसमें बनाया गया है। डबल पेज यानी कि ये 2 पेज हैं, इस तरफ भी लिखा है, इस तरफ भी लिखा है। ऐसे 150 फुल डबल पेजेस पे पेंटिंग्स बनाई गई हैं, इमेजिन।
उनमें कोर्ट के दरबार के सीन दिखाए हैं, बैटल्स दिखाई गई हैं, अलग अलग सीन्स को दर्शाया गया है। जो अकबरनामा है उनके ऑथर हैं अबुल फैजल, ये हमने चैप्टर 8 में भी देखा था। ये मुगल कोर्ट आगरा में ही ग्रू अप हुए, आगरा जो मुगल एम्पायर की कैपिटल थी उस वक्त। और इन्होंने अलग अलग भाषा, अरेबिक, पर्शियन, ग्रीक, ये बेसिकली अबुल फैजल की थोड़ी हिस्ट्री बताई जा रही है यहाँ पे। तो अरेबिक, ग्रीक, पर्शियन फिलोसफी और सूफिज्म, इन सबको इन्होंने पढ़ा, इनको इनकी नॉलेज थी और ये बहुत अच्छे डिबेटर थे। इनकी अपनी आइडियोलॉजी थी और ये जो उल्मा थे, जैसे जो ये ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम, इनकी आइडियाज से ये अपोज करते थे। और ये जो क्वालिटीज थी इनकी कि ये अपनी बात रखते थे, अपने पॉइंट्स रखते थे, ये बातें अकबर को बड़ी इम्प्रेस करती थी। अबुल फैजल को एक आइडियल एडवाइजर माना जाता था और स्पोक्स पर्सन, कि वो लोगों को एडवाइस भी करते थे और वो अपनी बात, वो स्पोक्स पर्सन भी बहुत अच्छे थे जो पॉलिसीज बनाई जाती थी। अब एम्परर का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो स्टेट है वो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स, जो ये ओल्ड ट्रेडिशनल बिलीव्स मान रहे हैं, इनसे फ्री हो जाए। और उनका रोल एज अ कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फैजल का ये था कि वो इन आइडियाज को अकबर के रीन में शेप करें, क्योंकि उन्होंने अकबरनामा लिखी, तो वो उस तरीके से उनका लिखने का काम था कि वो जो ये वाला आइडिया है उसको शेप कर सके। अगर हम 1589 की बात करें तो अबुल फैजल ने अकबर नामा को 13 इयर्स तक, 1589 उन्होंने काम शुरू किया अकबरनामा पे और अगले 13 इयर्स तक उन्होंने इसको बार बार रिवाइज किया, ड्राफ्ट बनाई। क्योंकि ये आज की तरह नहीं है ना कि एक बार कोई एरर हो गया तो आप उसको कंप्यूटर में ठीक कर दोगे और फिर दोबारा से वो छप जाएगी बुक, वो ध्यान से बनानी पड़ती थी। तो उसको बार बार रिवाइज किया और अलग अलग सोर्सेस को डाला, चाहे वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हों, लोगों की टेस्टिमोनियल्स हों, जो इवेंट्स हो रहे थे उन सबको, की प्रॉपर सोर्स, कि मैं ऐसी हवा में नहीं ये सब लिख रहा, मैं सोर्सेस के साथ लिख रहा हूँ। अब जो ये अकबरनामा बुक है, ये देखिए, ये अकबरनामा है, ये किसने लिखी? अबुल फैजल ने लिखी। ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, ये हमने बुक चैप्टर 8 में भी पढ़ा था। तो अकबरनामा 3 बुक्स में डिवाइडेड है। पहली 2 क्रॉनिकल्स है और जो थर्ड बुक है वो एन अकबरी है। ठीक है। अब अगर हम फर्स्ट वॉल्यूम की बात करें, हिस्ट्री ऑफ द मैन काइंड फ्रॉम एडम टू वन सेलेस्टियल साइकिल ऑफ अकबर्स लाइफ, तो जो अकबर की फर्स्ट बुक है, फर्स्ट वॉल्यूम है, उसमें जो 30 इयर्स तक की अकबर की लाइफ थी उसके बारे में लिखा है। सेकेंड वॉल्यूम में उनके 46th रीनल ईयर, जो 1601 में हुआ, वहां तक की बात लिखी है। और उसके बाद अबुल फैजल एक कॉन्स्पिरेसी का शिकार बन गए प्रिंस सलीम के थ्रू, और माना जाता है उनका मर्डर हो गया, बीर सिंह बुंदेल ने उनका मर्डर किया। तो अकबरनामा अभी कंप्लीट तो हुई नहीं थी, तो डिटेल डिस्क्रिप्शन पर अकबरनामा में हमें दीन के बारे में अकबर के मिलता है, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस एक एक इवेंट का और हर चीज हमें वहां पे मिलती है, कि वो एरिया कैसा था, वहाँ के लोग, सोशल सोसाइटी कैसी थी, किस तरीके से सब कुछ मैनेज किया जाता था, कल्चर क्या था, हर चीज। अब एन अकबरी जो कि मुगल एम्पायर की बारे में बताती है कि वहां पे हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और मुस्लिम, ये अलग अलग रिलीजन के लोग रह रहे थे। अबुल फैजल ने ये सारा कुछ लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हुए, अटैच्ड इंपॉर्टेंस टू डिक्शन एंड राइम, उन्होंने राइम को बहुत इंपॉर्टेंस दी, क्योंकि टेक्स्ट तेज तेज पढ़े जाते थे, तो वो राइम होगा, जैसे पोएम्स राइम होती हैं तो वो थोड़ा सुनने में अच्छा लगेगा, और इंडो पर्शियन स्टाइल में उन्होंने इसको लिखा था। देयर वर लार्ज नंबर ऑफ राइटर्स जो कि अबुल फैजल की तरह लिखना चाहते थे। अब अबुल फैजल के एक शिष्य थे, प्यूपिल कह लो, स्टूडेंट कह लो, वो थे अब्दुल हामिद लाहौरी, जिनको माना जाता है कि बादशाह नामा इन्होंने लिखी है, जो कि शाहजहां की बुक है, जिनमें शाहजहां के बारे में लिखा है। अब हियरिंग हिज टैलेंट्स, अकबर ने क्या कहा कि जो बाकी का हिस्सा है ना, वो अकबर नामा का आप ठीक कर दो। और बादशाह नामा ऑफिशियली ये भी 3 वॉल्यूम्स में दफ्तर है। ये भी माना जाता है कि लाहौरी ने लिखी, फर्स्ट और सेकंड दफ्तर। और जो वॉल्यूम्स जो बाद में रिवाइज किए गए क्योंकि इनकी डेथ हो गई,
वो थे सबदुल्ला खान। ठीक है, तो अब आपको अलग अलग नाम यहाँ पे दिख रहे हैं, एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं। सबसे पहले हम अबुल फैजल से चले थे। इस बुक के जो अकबरनामा में फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो सब कुछ लिखा अबुल फैजल ने, रिवाइज भी अबुल फैजल ने किया, लेकिन वो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो गए और उनको उनका मर्डर कर दिया गया। ये इंडो पर्शियन स्टाइल में लिखा गया। उनके एक शिष्य थे अबुल हामिद लाहौरी, जिन्हें माना जाता है कि जो मॉडल्ड ऑन अकबरनामा, उन्होंने अकबरनामा का देखा देखी उसी तरीके से उन्होंने बादशाहनामा लिखी, लेकिन वो बादशाहनामा पूरी ना कर सके और जो ये वॉल्यूम्स थे रिवाइज किए सबदुल्ला खान ने, शाहजहां के जो वजीर थे वो। ठीक है, इन्फॉर्मिटीज ऑफ ओल्ड एज प्रिवेंटेड लाहौरी फ्रॉम प्रोसीडिंग विद थर्ड डेकेड, जो शाहजहां की थी। तो बाद का जो पूरा हिस्सा है वो हिस्टोरियन वारिस ने, वो क्रॉनिकल उन्होंने किया। ठीक है, क्योंकि वो उनकी एज हो गई थी और वो उस पार्ट को लिख ना सके, तो वो लाहौरी वारिस हिस्टोरियन उन्होंने लिखा। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम पीरियड चलता है और ये बुक्स ऐसी नहीं होती जो कुछ जल्दी से कुछ महीनों में बन जाएंगी, बहुत लंबा काम होता है ये। अब कॉलोनियल पीरियड में जब ब्रिटिश रूल हमारी कंट्री में था, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी शुरू की कि भाई जिस धरती पे हम राज कर रहे हैं, हमें उसकी हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे कहते हैं हम हिस्ट्री पढ़ते ही क्यों हैं। हिस्ट्री पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ स्टूडेंट या एज अ सिटीजन आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत की धरती वो कितनी रिच है, उसका क्या, उसके क्या पास्ट रहा है, क्या क्या चीजें, एक एक इवेंट हुआ और उसके बाद आज वो रिजल्ट है कि हम ऐसे हैं। तो वो सब चीजें हमें पता होनी चाहिए कि उसमें क्या अच्छा था जो हम आगे कैरी ऑन कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो हमें लगता है कि अच्छा नहीं है वो हम आज रोक के कुछ न्यू स्टार्ट सॉरी कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने पढ़नी शुरू की इंडिया की हिस्ट्री की, आखिर जानने के लिए, क्रिएट एन आर्काइव ऑफ नॉलेज सब कॉन्टिनेंट के बारे में और बेटर अंडरस्टैंडिंग लोगों के बारे में, एंड जो कल्चर था ऑफ द एम्पायर, कि किस तरीके के रूल होता था, क्या कल्चर था, क्या सब कुछ उन्होंने जानने की कोशिश की। अब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये इनके फाउंडर कौन थे, सर विलियम जोन्स, जिन्होंने ये 1784 में एक एडिटिंग और प्रिंटिंग का काम शुरू किया कि जो इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, अब ब्रिटिशर्स को सबको तो पर्शियन नहीं आती, तुर्किश नहीं आती, संस्कृत संस्कृत नहीं आती, तो इन्होंने ट्रांसलेशन करने का काम शुरू किया। अकबरनामा, बादशाहनामा एशियाटिक सोसाइटी में 19th सेंचुरी में ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुए थे। 20th सेंचुरी में अकबरनामा को ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में, हेनरी बेवरेज, आफ्टर इयर्स ऑफ हार्ड लेबर, और उन्होंने अकबरनामा को ट्रांसलेट किया। लेकिन बादशाहनामा पूरी ट्रांसलेट नहीं हो सकी इंग्लिश में, आज तक नहीं हो पाई है, कुछ हिस्सा ही बादशाहनामा का ट्रांसलेट हुआ है। पूरा टेक्स्ट तो अभी भी ट्रांसलेटेड नहीं है, वो अभी भी पर्शियन भाषा में ही है। अब एक आइडियल किंगडम, एक किंगडम ऐसा जो कि सब चाहें कि ऐसा किंगडम होना चाहिए, उसकी बात यहाँ पे होगी अ डिवाइन लाइट। अब कोर्ट के जो क्रॉनिकल्स हैं, जो राइटिंग्स हैं, वो काफी सारे सोर्सेस से मिलती हैं, और उन सोर्सेस में हमें एक चीज देखी जाती है कि जो मुगल किंग्स थे वो अपने आप को इस तरीके से शो करते थे कि हम डायरेक्टली भगवान से आए हैं, और वो इस तरीके की कहानियां बताया करते थे कि मंगोल की क्वीन थी अलंकुआ, जो कि इम्प्रेग्नेट हुई, एक सन की रोशनी से वो प्रेग्नेंट हो गई अपने टेंट में रेस्ट करते हुए, और उस लाइट को बोर करते हुए वो जो बेबी हुआ, और वही लाइट जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है। अब आज की डेट में प्रैक्टिकली आप इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, लेकिन ये एक स्टोरी है जो चली आ रही है और उस टाइम के शायद लोग मानते होंगे। अबुल फैजल ने मुगल किंगशिप को बहुत हाईएस्ट स्टेशन रखा हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्ट्स में, और उन्होंने कहा कि गॉड के फरारी इजादी, कि वो एक लाइट है जो रिसीव हो रही है फ्रॉम गॉड मुगल किंग्स पे, और फिर वो मुगल किंग्स के थ्रू पूरी पब्लिक पे आती है। तो ये जो राइटिंग्स है बेसिकली एक ईरानियन सूफी थे जिनका नाम था शिहाबुद्दीन सुरवदी, उनकी राइटिंग से इंस्पायर होके अबुल फैजल ने इस तरीके का लिखा था। उन्होंने सबसे पहले ये आइडिया कि डिवाइन लाइट हायरार्की के थ्रू पहले गॉड से किंग पे आ रही है और फिर किंग से उनके सब्जेक्ट्स पे जा रही है, इस तरीके का आइडिया उन ईरानियन सूफी ने
वहां से स्टार्ट किया था, उन्होंने इसको डेवलप किया था और ये अबुल फैजल ने उस आइडिया को यूज किया और इस चीज को पेंटिंग्स के थ्रू भी दिखाया जाता था ताकि आप मतलब पेंटिंग्स ना ज्यादा हमारे दिमाग में बैठती हैं। तो जैसे आप देखोगे कि ये अ, जहांगीर हैं और ये उनके फादर अकबर। अब ये एक इमेज है, इस इमेज में क्या दिखाया गया है कि ये अकबर के आसपास भी एक रे ऑफ लाइट है और ये उनके सन है, इनके आसपास भी ये रे ऑफ लाइट है और जाहिर सी बात है इनके जो सन होंगे उनके आसपास भी रे ऑफ लाइट होगी। तो ये पास हो रही है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, क्योंकि और ये वो जो मंगोल की क्वीन थी उनके थ्रू ये सारी जनरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम बाबर और उनके आगे की सारी जनरेशन जो हुमायूं फिर अकबर, ये ट्रांसफर हो रही है और इस तरीके की इमेजेस बनाई जाती थी ताकि इसका एक लास्टिंग इंप्रेशन रहे दिमाग पे, लोगों के ये बात रहे। 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स क्या हुआ कि उन्होंने एक हालो, जैसे आप ये पीछे देख रहे हो ना जो लाइट वाला इफेक्ट, ये मोस्टली आपको यूरोपियन पेंटिंग्स जो क्राइस्ट और मदर मैरी या इनके आसपास सिंबलाइज किया जाता था कि ये लाइट ऑफ गॉड है, और वही इम्प्रेशन आर्टिस्ट ने इन मुगल एम्परर्स के आसपास भी क्रिएट करना शुरू किया। ठीक है, हालो इफेक्ट ये आपको भगवान बुद्ध, अगर गौतम बुद्ध को आप देखोगे या अगर आप हिंदू देवी देवताओं को देखोगे उनके पीछे भी आपको ये हालो इफेक्ट दिखता है। तो आपको बेसिकली ये इफेक्ट आर्टिस्ट ने मुगल एम्परर्स के पीछे भी यूज करना शुरू किया। तो इस तरीके की 17th सेंचुरी में ये एक चेंज आया था। अब अ यूनिफाइंग फोर्स, जो मुगल क्रॉनिकल्स थे, अब आपको पता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग कम्युनिटीज रह रही थी, तो उन सबके बीच में एक स्टेबिलिटी क्रिएट करना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ये यूनिफाइंग फोर्स, यूनिफाइंग मतलब एक करना, वो क्या था ये अब हम आगे अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक के पार्ट में डिस्कशन में आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर लीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट से एक मोटिवेशन मिलता है कि और ज़्यादा कंटेंट प्रिपेयर किया जाए और जितना बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन किया जा सके उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम क्लास 12th का चैप्टर 9 जिसका नाम है किंग्स इन क्रॉनिकल्स वो डिस्कस कर रहे थे। उसमें डिस्कस करते हुए हमने काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए थे। अब हम आइडियल किंगडम का पार्ट डिस्कस करते हुए हमने अ डिवाइन लाइट, जिसका मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे आसपास आप एक हालो इफेक्ट होता है जिसमें आसपास एक लाइट तरीके की दिखाई जाती है। ये चीज़ यूरोपियन पेंटिंग्स में क्राइस्ट मदर मेरी के आसपास दिखाई जाती है और यही चीज़ यहाँ पे किंग्स के आसपास भी रिफ्लेक्ट होने लग गई थी। अब हम शुरू करने वाले हैं अ यूनिफाइंग फोर्स। कि आपको मैंने कल भी बताया था कि कम्युनिटीज काफी सारी अलग अलग रहती हैं, तो उन सबको साथ में लेके किस तरीके से एम्पायर चलेगा वो सब चीज़ों के बारे में हम इसमें अब डिस्कस करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आप रहें हमेशा अपडेटेड। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा, आपके सपोर्ट से बहुत अच्छा लगता है। तो शुरू करते हैं। द मुगल क्रॉनिकल्स जो कि हमें राइटिंग्स मिली हैं उसमें हमें पता चलता है कि काफ़ी अलग अलग ग्रुप्स रहा करते थे, हिंदूज, जैन, जोरास्ट्रियंस, मुस्लिम्स, और ये कहा जाता है कि ये सब पीस और स्टेबिलिटी से रहते थे। अलग अलग रिलीजन, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रह रहे हैं। तो एक अबुल फैजल ने एक चीज डिस्क्राइब की है जो कि कहा जाता है टर्म सुलह कुल। सुलह कुल का मतलब है एब्सोल्यूट पीस, कॉर्नरस्टोन ऑफ एनलाइटेंड रूल। मतलब एक एनलाइटेंड रूल का एक जरिया या एक कॉर्नर स्टोन है सुलह कुल कि सब कुछ पीसफुल है। सुलह कुल एक वो थॉट या एक्सप्रेशन था जिसमें माना जा रहा था कि अथॉरिटी ऑफ द स्टेट or fight among themselves, did not undermine the authority of the state or fight among themselves। ये कंडीशन थी कि आप हमेशा अथॉरिटी किसको मानोगे, जो एम्परर है
उसको, और आप एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा फाइट नहीं करोगे। ये कुछ चीजें सुलह कुल एब्सोल्यूट पीस में मानी जाती थी। अब ये यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा था कि नोबिलिटी जो दरबार में थे उसमें आपको ईरानियंस भी दिखेंगे, तुरानियंस भी दिखेंगे, अफगान्स भी दिखेंगे, राजपूत भी दिखेंगे, दक्कन से लोग जो दक्कनिस वो भी दिखेंगे। उन सबको अलग अलग पोजीशंस, अलग अलग पोस्ट दी गई थी कोर्ट में, और वो अपनी अपनी ड्यूटीज सर्व किया करते थे टुवर्ड्स द किंग। अकबर की बात चल रही है। अकबर ने 1563 के टाइम में टैक्स ऑन पिलग्रिमेज को एबॉलिश किया था, और जजिया को 1564 में। ठीक है, ये दोनों रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के बेस के टैक्सेस हैं, तो आपको ये वाली बात भी याद रखनी जरूरी है, आपके पेपर में आ सकता है, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे हम अगर देखें तो सुलह कुल एडमिनिस्ट्रेशन में फॉलो किया जाता था। ग्रांट्स दी जाती थी बिल्डिंग बनाने के लिए और बिल्डिंग्स को मेंटेन करने के लिए जो धार्मिक स्थलों से, वर्शिप प्लेसेस से रिलेटेड है। टेम्पल्स भी युद्ध में तोड़ दिए जाते थे तो उनको भी ग्रांट्स दी जाती थी। ये चीज हमें शाहजहां और औरंगजेब के रीन में भी दिखती है। जजिया बाद में माना जाता है कि कुछ वक्त के लिए ही हटाया गया था, बट फिर बाद में दोबारा से इम्पोज कर दिया गया था। तो एक कम पीरियड के लिए हटी हुई चीज थी, बट बाद में री इम्पोज कर दिया गया था ऑन नॉन मुस्लिम्स। तो नॉन मुस्लिम्स मतलब चाहे वो बुद्ध हैं, चाहे वो जैन हैं, चाहे वो ज़रास्ट्रियन है, चाहे वो हिंदू हैं, उन सबको टैक्स देना है एक्सेप्ट मुस्लिम। कब? जब आप किसी पिलग्रिमेज प्लेस पे जा रहे हो, या जब आपको कौन सा टैक्स देना पड़ रहा है? जजिया टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, अब अबुल फैजल ने सॉवरेनिटी एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब अबुल फैजल ने सॉवरेनिटी को कैसे डिफाइन किया है? उन्होंने कहा कि एम्परर जो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं द फोर एसेंस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। जो उनके सब्जेक्ट्स हैं, जो उनके कोर्ट में लोग हैं, या जो उनके अंडर आते हैं, उनकी चार चीजों की प्रोटेक्शन एक राजा करता है। वो है उनकी लाइफ की, उनकी जान की प्रोटेक्शन, उनकी जमीन, उनकी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन, उनकी इज्जत, उनके ऑनर की प्रोटेक्शन, और उनके धर्म की प्रोटेक्शन, दीन की प्रोटेक्शन। मल, नमस, जान और दीन, इन सब की प्रोटेक्शन करता है एक राजा, और उसके बदले में वो उनकी ओबीडियंस चाहता है कि उनकी बात को फॉलो किया जाए। जो रिसोर्सेज वो कमा रहे हैं वो राजा के साथ शेयर किए जाए। और उन्होंने जाहिर सी बात है डिवाइन गाइडेंस दिखाई कि भाई, तो स्टार्टिंग से ये दिखा रहे हैं कि जो एम्परर्स हैं वो एक डिवाइन का ऑर्डर आया है, गॉड के थ्रू उनको वो ऑर्डर मिलता है, और वहां से वो उनके सब्जेक्ट्स तक वो चीज पहुंचती है। तो वो चीज डिवाइन वाली तो वो रिप्रेजेंट कर ही रहे थे। तो अलग अलग तरीके की चीजें मुगल एम्पायर में सिंबल्स के तौर से भी विजुअलाइज की गई हैं कि एक जस्टिस को कैसे दिखाया गया है। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे गॉड के एंजल्स आ रहे हैं क्राउन पहनाने के लिए। ये जहांगीर की बात हो रही है। एंजल्स क्राउन पहना रहे हैं, देखो इनके आसपास एक फिर से यहाँ पे लाइट दिखाई गई है। एक मिनट, ये देखो यहाँ पे लाइट दिखाई गई है, और ये ईविल जो है उस ईविल को किल कर रहे हैं, एंड एंजल्स इनको एरो दे रहे हैं जिनसे ये मार रहे हैं। और देखो इसमें कितनी इंटरेस्टिंग चीज दिखाई गई है, लायन और लैम। आपने कभी लायन को और गोट को साथ में देखा है? साथ में कैसे हो सकते हैं अगर लायन, गोट, और इवन यहाँ पे ह्यूमन भी है। यहाँ पे मुझे पता नहीं ये एग्जैक्टली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट एक लायन और गोट अगर साथ में होंगे तो लायन गोट को खा जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये दोनों हार्मनी में साथ में रह रहे हैं अंडर द किंग एम्परर। जो भी इस तरीके से, देखो ये एक सिंबल है, एक इमेज में कितना कुछ रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। तो इस तरीके के सिंबल से भी शो किया जाता था। जैसे कि वन ऑफ द फेवरेट सिंबल ऑफ मोटिव इज लायन एंड लैम, गोट। अब ये पीसफुली इकट्ठे रह रहे हैं, जो सिग्निफाई करता है कि जो स्ट्रॉन्ग इंसान है या जो वीक है वो सब हार्मनी में साथ में रह रहे हैं। बादशाह नामा में भी इस तरीके के डायरेक्टली सीन्स दिखाए गए हैं। एम्परर का जो थ्रोन है, जो उनकी सीट होती है जिस पे राजा बैठता है, वहां पे भी इस तरीके के सीन आपको लायन और लैम या गोट जिसे आप कह लो, वो साथ में दिखाए गए हैं, और मतलब कि हार्मनी है बिटवीन द पावरफुल एंड द वीकर सेक्शन।
अब कैपिटल्स एंड द कोर्ट, हर अगर आप किसी भी एम्पायर की बात करोगे तो आपको उसी कैपिटल्स मिलेंगी। अगर हम कभी भी मुगल एम्पायर की बात करते हैं तो आगरा एक बहुत मशहूर कैपिटल के तौर से उभर के आती है। तो हर कैपिटल, जैसे अगर आप हम लोग मुगल एम्पायर की जगह मौर्य एम्पायर की बात करें तो मौर्य एम्पायर में हमें पता है पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल। तो पहले राजगीर थी, फिर उसके बाद शिफ्ट होकर पाटलिपुत्र हुई। तो कैपिटल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं क्योंकि वहां राजा है, वहां मेन पावर है। तो हार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर वाज इट्स कैपिटल सिटी। कोट दरबार वहीं लगता था। कैपिटल सिटी 16 सेंचुरी में बहुत ज्यादा शिफ्ट हुई हैं और 17 सेंचुरी में। अब बाबर जब ने फाइनली सब कुछ संभालना शुरू किया तो बाबर ने लोधी, कैपिटल ऑफ आगरा, को टुक किया। अब 4 साल की रेन में कोर्ट में फ्रीक्वेंटली वो मूव हुआ। अब क्या हुआ, 1560s में अकबर ने एक किला क्रिएट करवाया आगरा में, जो कि रेड सैंडस्टोन या लाल कलर के सैंडस्टोन के पत्थर का बनाया हुआ। और 1570s में उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो एक नई कैपिटल क्रिएट करेंगे और उसका नाम था फतेहपुर सीकरी। एक रीजन जो माना जाता है कि क्यों ये कैपिटल शिफ्ट हुई, वो ये था कि सीकरी अजमेर रोड पे लिंक था और वहीं पे डायरेक्ट रोड जाती थी, जहाँ पे दरगाह थी शेख मुहियुद्दीन चिश्ती की। हमने चैप्टर ऑफ भक्ति सूफी में ये बात पढ़ी थी कि अकबर बहुत बार चिश्ती के पास जाया करते थे और शेख मुहियुद्दीन चिश्ती के पास वो गए थे। एक साल में वो काफी काफी बार भी जाया करते थे। तो वो एक रीजन हो सकता है कि उन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया। मुगल एम्परर एक क्लोज रिलेशनशिप हो गई थी उनकी सूफीज ऑफ चिश्ती सिलसिला। जो सिलसिला एक मैंने भक्ति वाले चैप्टर में ये बात पढ़ाई थी कि सिलसिला मतलब क्या होता है, चेन। तो वो जो चेन है उसके में वो एक क्लोज रिलेशन में आ गए थे। अकबर ने मार्बल का टोम, जब डेथ हो जाती है किसी शेख की या मुस्लिम्स में एक दफनाया जाता है तो एक कब्र बनती है, टोम बनता है। तो अकबर ने कमीशन किया था शेख सलीम चिश्ती की कब्र नेक्स्ट टू द मॉस्क ऑफ सीकरी। तो इस तरीके से उन्होंने कमीशन भी किया। एक आपको बेहतरीन गेटवे जो कि बुलंद दरवाजा है, वो मुगल की विक्ट्री ऑफ गुजरात को रिप्रेजेंट करता है, वो भी आपको फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलेगा। 1585 में अगर हम बढ़े तो कैपिटल को वहां से ट्रांसफर कर दिया गया लाहौर, ताकि नॉर्थ वेस्ट एरिया में ग्रेट कंट्रोल हो सके। और वहां पे फ्रंटियर ऑफ 13 years तक वो कैपिटल वही रही। शाहजहां ने पॉलिसी को इनफ मनी एंड इंडल्ज हिज पैशन ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि शाहजहां को बिल्डिंग्स बनवाना बहुत पसंद है। आपने इतनी बेहतरीन आर्किटेक्चर आपको शाहजहां के टाइम में देखने को मिलेगा। अब उस टाइम पे क्या हुआ, डायनेस्टिक पावर, वेल्थ और प्रेस्टीज, आपको बहुत अलग अलग बिल्डिंग्स दिखेंगी जो कि मुगल एम्पायर की डायनेस्टिक पावर, उनकी वेल्थ और उनकी प्रेस्टीज, वो सब आपको उन बिल्डिंग से देखने को मिलेगा। 1648 में कोर्ट, आर्मी, हाउस होल्ड सब कुछ लेके अकबर आगरा से एक नई कैपिटल शाहजहानाबाद, जो कि आप पुरानी दिल्ली वाला एरिया कह सकते हो, ओल्ड सिटी रेजिडेंट सिटी ऑफ दिल्ली, और पुरानी दिल्ली वाला एरिया है वो शाहजहानाबाद, उन्होंने आगरा से पूरी की पूरी कैपिटल, सब आर्मी, कोर्ट, दरबार सब वो लेके दिल्ली आ गए। लाल किला, जामा मस्जिद और वो सारी की सारी एडिशनल उन्होंने वहां पे उस वक्त सब कुछ कंस्ट्रक्ट करवाया, पूरी एक सिटी बनवाई। चांदनी चौक जो बाजार था, और जो नोबिलिटी नोबल्स थे जो दरबार में थे, उनके लिए स्पेशियस घर बनवाए गए। शाहजहां ने एक नई सिटी बनवाई और एक ग्रैंड मोनार्की, उनका एक विजन था, उन्होंने अपनी पूरी सिटी बनवाई। लेकिन ये एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा था इस चीज का। फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कोर्ट जो फोकस्ड ऑन द सॉवरेन मिरर्ड हिज स्टेटस एज अ हार्ट ऑफ सोसाइटी। सेंट्रल पीस वॉज देयर फॉर द थ्रोन, जो सेंटर होता था वो हमेशा थ्रोन होता था, तख्त। फिजिकल फॉर्म ऑफ फंक्शन एंड एक्सिस मुंदी। अब जो सिंबल ऑफ किंगशिप ऑफ इंडिया था वो एक सन की रेडियंस से दिखाया जाता था कि वो सॉवरन है। एक्सिस मुंदी का मतलब होता है, ये लैटिन फ्रेज है कि पिलर या विजन जो कि सपोर्ट कर रहा है अर्थ को। तो वो उस तरीके से दिखाया जाता था कि जो तख्त है वो एक सेंटर है और वो
पूरा पिलर है एक तरीके से, जो हर चीज को सपोर्ट कर रहा है। समझ रहे हो आप कि थ्रोन को सेंटर ऑफ इम्पोर्टेंस माना जा रहा है, एक्सिस मुंदी, मतलब कि वही एक चीज है जो पूरी की पूरी अर्थ को सपोर्ट कर रही है, एक तरीके से इस तरीके से सपोर्ट कर रहा है पूरे के पूरे नोबिलिटी को, उनके अंडर जितने भी लोग हैं उन सबको तख्त ही सपोर्ट कर रहा है। अब अगर हम एलीट मुगल्स की बात करें तो हमें उनके बारे में क्रॉनिकल्स में काफी कुछ पता चलता है। बहुत बड़े बड़े दरबार बनाए जाते थे, कोर्टियर्स की जो पोजीशन होती थी वो अपनी तरीके से वो प्लेस करते थे कि जितनी उनकी इम्पोर्टेंस है राजा की नजरों में उस तरीके से उनको प्लेस किया जाता था कि अगर कोई बहुत करीब है राजा के तो उसको प्लेस उस तरीके से मिलेगी कि उसको एक अच्छी बड़ी सीट मिलेगी और राजा के पास मिलेगी। कोई ऐसा है जिसे एम्परर पसंद नहीं करते, उनको थोड़ी दूर सीट मिल सकती है। तो इस तरीके से जो उनका व्यू था उस तरीके से उनको प्लेस किया जाता था। जब आप राजा से मिलने आ रहे हो तो आपको कुछ सैल्यूटेशंस करनी पड़ती हैं। तो जो पर्सन है आप उसको हायरार्की में वो आपसे हाई है तो आपको उस तरीके से आपको झुकना पड़ेगा उनके आगे जब आप उनके सामने जा रहे हो। इसमें एक चाह तस्लीम होती है, ये भी एक तरीके का सैल्यूटेशन होता है, ग्रीट करना, मतलब जैसे होता है ना कि लोग आगे झुक जाते हैं किसी को नमस्ते करते हैं, किसी को आदाब करते हैं, तो सबका अपना एक सैल्यूटेशन का तरीका होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको अपना राइट हैंड जमीन पे रखना होता है और रेजिंग इट जेंटली, धीरे धीरे आपको अपना हाथ उठाना होता है जब तक वो दूसरा इंसान जिसके आगे आप ये कर रहे हो वो खड़ा हो जाए और अपना हाथ आपके सर पे रख दे। उसे कहते हैं, ये 4 बार किया जाता है, इसे कहते हैं तस्लीम, लिटरली सबमिशन कि आप उस इंसान के आगे सबमिट हो गए। अब डीपर प्रोस्ट्रेशन रिप्रेजेंटेड हायर स्टेटस, जितना ज्यादा आप उनके आगे सबमिट होगे, हायर फॉर्म ऑफ सबमिशन वाज सजदा, कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन। शाहजहां के टाइम में रिचुअल्स रिप्लेस हो गए बाय चाह तस्लीम एंड जम्बुइस, किसिंग द ग्राउंड। चाह तस्लीम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और जम्बुइस क्या है कि आपको झुक के ग्राउंड को किस करना है, किसिंग द ग्राउंड। तो इस तरीके के तरीके थे और पहले तो सजदा चल रहा था, बट शाहजहां के टाइम में वो थोड़े से रिप्लेस हो गए। प्रोटोकॉल जो डिप्लोमेट्स आया करते थे दूसरी जगहों के, उनको भी मुगल कोर्ट में इसी तरीके से उनको ग्रीट करना होता था। मुगल एम्परर्स एक्सपेक्ट करते थे कि वो भी उनके आगे झुकें और ग्राउंड को किस करें, और अगर वो ये नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वो पर्शियन कस्टम जो था कि क्लैस्पिंग द वन हैंड इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट, अपनी चेस्ट पे एक हाथ रख के झुके, उस तरीके का वो तरीका माना जाता था कि उनको करना ही करना जरूरी है। जैसे कि थॉमस रॉय, ये एक इंग्लिश आईवी थे ऑफ जेम्स वन, इन्होंने सिंपली बो किया, झुके जहांगीर के सामने, जो कि यूरोपियन कस्टम था। लेकिन इससे सारे के सारे कोर्ट के लोग शॉक हो गए जब उन्होंने एक चेयर भी मांगी कि हम चेयर पे बैठेंगे। तो वो चीज, क्योंकि हर इंसान की कस्टम अलग है, वो उस तरीके से उनको रिस्पेक्ट दे रहे थे, लेकिन कोर्ट में उस तरीके की रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट नहीं माना जाता था। अगर एक राजा का दिनचर्या देखें तो राजा का दिन सनराइज के साथ शुरू होता था। वो अपने जो जिस भी रिलीजन को वो फॉलो करते हैं वो उसको डिवोशन प्रेयर्स वगैरह करते थे। उसके बाद वो एक छोटी सी बालकनी जो झरोका कहा जाता था, वो झरोका से आके फेसिंग द ईस्ट, जो कि सनराइज का एरिया होता है, वहां पे नीचे जितने भी लोग खड़े होते थे, चाहे वो सोल्जर्स, मर्चेंट्स, आर्टिसंस, क्राफ्टमैन, किसान, औरत जिनके बच्चे बीमार हैं, वो सब राजा के दर्शन का इंतजार करते थे। तो वो झरोका दर्शन इंट्रोड्यूस किया अकबर ने। ऑब्जेक्टिव ये था कि इंपीरियल अथॉरिटी एज अ पार्ट ऑफ पॉपुलर फेथ, कि वो अपने आप को राजा गॉड की तरह दिखा रहे थे और एक फेथ इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे अमंग द पीपल। अब काफी टाइम झरोका में स्पेंड करने के बाद एम्परर दीवाने आम, जो कि ऑडियंस हॉल होता है जहाँ पे नॉर्मल पब्लिक आती है, लोगों की प्रॉब्लम सुननी होती है, वो दीवाने आम में जाते थे। वो प्राइमरी बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट ऑफिशियल्स की रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ देख के
उसके बाद राजा दीवाने खास जाते थे, जहाँ प्राइवेट ऑडियंस होती थी, जो उनके नोबल्स होते थे, और जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल मैटर है, चाहे वो लड़ाई से रिलेटेड या किसी भी टैक्स से रिलेटेड, वो सारी बातें दीवाने खास में, कि वो खास है ना, वहां पे डिस्कस की जाती थी। इसके बाद एम्परर कभी कभी जो आर्टिसंस होते थे, बिल्डिंग प्लान्स, जो बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं, उनके भी अ, देखने जाते थे कैसा काम चल रहा है। जब कोई स्पेशल ओकेजन होता था, जैसे कि एनिवर्सरी है, जब राजा तख्त पे फाइनली थ्रोन पे बैठे थे, उसको मतलब कुछ साल हो गए हैं, वो एनिवर्सरी है, या ईद है, या शब्द बारात है, या होली है, तो कोर्ट में काफी पूरे फेस्टिवल तरह मनाया जाता था। कैंडल्स लगाई जाती थी, अलग अलग कलरफुल हैंगिंग्स होती थी, पूरे के पूरे महल को डेकोरेट किया जाता था। मुगल किंग्स जो थे वो तीन मेजर, अगर आप इसी देखो सारे इवेंट्स हो रहे हैं तो इसमें सेलिब्रेशन चल रहा है। तो मुगल किंग्स बेसिकली थ्री फेस्टिवल्स ऑफ द ईयर को सबसे ज्यादा सेलिब्रेट करते थे। वो था सोलर और ल्यूनर बर्थडेज ऑफ द मोनार्क और नुजरोज, फिर दूसरा इरानियन न्यू ईयर ऑफ वर्नियल इक्विनॉक्स, और ऑन हिज बर्थडे द मोनार्क अपने वेट के जितना लोगों को चैरिटी देते थे, कि जितना उनका वेट है उतने ही बाकी जो चीजें हैं वो लोगों को दान में दिया करते थे। अच्छा, टाइटल्स और गिफ्ट्स भी दिए जाते थे। ग्रैंड टाइटल्स मुगल एम्परर्स खुद को देते थे जब वो किसी एनिमी को हरा देते थे या वो कोई जंग जीत जाते थे, तो वो अपने आप को टाइटल्स भी देते थे, काफी बड़े बड़े टाइटल्स देते थे। दे क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑ इन द ऑडियंस, कि ऐसे टाइटल्स हों कि लोग भी उनसे डरें। मुगल कॉइन्स पे पूरे पूरे टाइटल्स लिखे जाते थे। ग्रांटिंग ऑफ टाइटल्स, जो कोई ऐसा मैन होता था मुगल एम्पायर में जो कोई अच्छा काम कर रहा है, उसको भी टाइटल्स दिए जाते थे। और टाइटल से आपकी हायरार्की, आपका क्या स्टेटस है, वो भी पता चलता था। जैसे आसफ खान, ये एक ऐसा टाइटल था जो हाईएस्ट मिनिस्टर्स ओरिजिनेटेड विद आसफ। ये एक लेजेंडरी मिनिस्टर थे जो प्रॉफिट किंग सुलेमान के मिनिस्टर थे, तो वो टाइटल एक बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा टाइटल है मिर्जा राजा, ये औरंगजेब अकॉर्डेड बाय औरंगजेब टू हिज हाईएस्ट टू हाईएस्ट रैंकिंग नॉबल्स। उन्होंने ये मिर्जा राजा उनको टाइटल दिया था। जयसिंह और जसवंत सिंह, ये दो उनके हाईएस्ट रैंकिंग नॉबल्स थे। कभी कभी टाइटल्स आप खरीद भी सकते थे। जैसे मीर खान ने 1 लाख रुपए औरंगजेब को ऑफर किए थे कि वो अपने नाम में आलिफ, दैट इज ए, ऐड करवाना चाहते थे। आमिर खान, वो मीर खान से अमीर खान बनना चाहते थे अपना नाम। तो ऐसे करके भी टाइटल्स खरीदे भी जा सकते थे। टाइटल्स किंग दे सकता था और वो खरीदे भी जा सकते थे। अदर अवार्ड इंक्लूडेड रोब ऑफ ऑनर, खिलात, बेसिकली जो रोब होती है जो एम्परर ने पहनी होती है वो उनको दे दी जाती थी। एक गिफ्ट होता था हेड टू फुट सरप्पा, तो कंसिडर्ड एज ट्यूनिक, टर्बन एंड पटका, ये होता था उसमें, वो चीजें दी जाती थी। बेसिकली राजा ने जो पहना है वो उनको दिया जाता था एज अ अवार्ड। ज्वेलरी दी जाती थी। अब ये देखो, ये एक टर्बन बॉक्स है, इसके अंदर टर्बन, क्योंकि टर्बन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, पूरा ऑनर रिप्रेजेंट करती है वो पगड़ी या फिर जो सर पे टर्बन है, तो उसको भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। कोई भी कोटियर जो राजा के सामने आ रहा है एम्परर के, वो कभी खाली हाथ नहीं आता था। अगर वो छोटे सम ऑफ मनी ला रहा है तो उसको नजर कहते थे, और अगर वो बहुत बड़ा अमाउंट ला रहा है तो उसे पेशकश कहते थे। हमें नजराना दिया, हमें अच्छा लगा, मतलब छोटा अमाउंट है, आपकी पेशकश हमें पसंद आई तो मतलब वो बड़ा अमाउंट है। जब डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते थे तो गिफ्ट्स एक ऑनर और रिस्पेक्ट का साइन होता था, कि भाई डिप्लोमेटिक रिलेशंस में वो लाए हैं तो उन्हें इज्जत मिली है। एम्बेसडर्स जो होते थे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, नेगोशिएट करना ट्रीटीज में, और एक सही रिलेशंस मेंटेन रहे, वो काम एम्बेसडर्स का होता था। और जो गिफ्ट्स होते थे वो एक सिंबॉलिक रोल प्ले करते थे। जैसे थॉमस रॉय बड़े वॉज डिसअपॉइंटेड जब जो किंग जो रिंग थी उन्होंने प्रेजेंट की असफ खान को, उन्होंने वो वापस कर दी फॉर द रीजन कि वो मेरे लिए 400 रुपए की थी। तो जो रिंग थी वो नजर बनने की, यानी कि स्मॉल सम ऑफ मनी के लायक भी नहीं थी, तो उन्होंने थॉमस को बोला कि ये रिंग आप वापस ले लो। मतलब गिफ्ट भी छोटा भी है तो मतलब थोड़ा एक स्टेटस का गिफ्ट होना चाहिए था, वो उनको नहीं लगा कि उनका है, तो उन्होंने उसको वापस कर दिया। तो वो बड़े शॉक हो गए, क्योंकि हमारी इंडिया बहुत रिच थी, यहाँ गोल्ड, यहाँ आपको हर चीज बहुत ज्यादा थी, लेकिन ब्रिटिशर्स दे वर नॉट दैट रिच जब वो यहाँ आए, वो एक ट्रेडर्स थे।
हमारे यहाँ से वो लूट लूट के सब कुछ ले गए। तो वो बहुत हैरान हो गए, अरे इतनी महंगी रिंग दे रहा हूँ मतलब उससे मतलब, पर उनके लिए वो बहुत वैल्यूएबल चीज नहीं थी। तो गिफ्ट्स बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, और उससे पहले हमने टाइटल्स के बारे में पढ़ा। अब इंपीरियल हाउस होल्ड, एम्परर्स हैं, एम्परर के हाउस होल्ड में जो वुमेन रहती हैं उनको हरम में रखा जाता है, ठीक है। अब जो एम्परर्स होते हैं, अगर आपने सुना होगा तो मुगल किंग्स की बहुत सारी रानियां हुआ करती थी। पॉलिटिकल रीजन से भी बहुत सारी शादियां करते थे, और इनकी भी बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी फैमिली थी क्योंकि इनमें बहुत सारी शादियां हुआ करती थी। तो अलग अलग वाइफ्स रहा करती थी, मदर रहती थी। अब इन सबके सर्वेंट्स भी रहेंगे, तो वो सब कहाँ रहते थे? हरम में। तो उसे भी मेंटेन किया जाता था प्रॉपरली। अब वहां पे किसी मैन का जाना अलाउड नहीं होता था। तो कैसे मेंटेन होता था सब कुछ, ये हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब तक की वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। आपके मोटिवेशन, आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। आप जो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को सॉल्व करने की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में जिसमें हम द इम्पीरियल हाउस होल्ड डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम लास्ट पार्ट पे पहुंच चुके हैं, द इम्पीरियल हाउस होल्ड। इससे पहले हमने काफ़ी सारी बातें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम की सोर्सेस क्या रहे। फिर हमने देखा कि जो बाबर थे उनकी एंसेस्ट्रल लाइन देखी थी हमने पूरी, क्यों वो मैटरनल साइड, मदर की साइड से कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, फादर की साइड से कहाँ से बिलोंग करते थे। कैपिटल्स के बारे में देखा, मुगल कोर्ट के बारे में देखा, टाइटल्स के बारे में देखा जो वो देते थे। किंग्स खुद को भी टाइटल्स देते थे। कैपिटल्स कैसे शिफ्ट हुई सॉरी। और गिफ्ट्स की, कभी भी आप किंग से मिलने जा रहे हो तो आपको गिफ्ट लेके जाना पड़ता है। जब आप कोई स्मॉल सम ऑफ मनी लेके जा रहे हो तो उसे नजर, और जब आप एक लार्ज अमाउंट ऑफ गिफ्ट या मनी लेके जा रहे हो तो उसको पेशकश कहा जाता था। तो इस तरीके की टर्म्स दी गई थी, और आप खाली हाथ कभी भी नहीं जाना होता था। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हाउस होल्ड के बारे में। तो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट से एक मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा कंटेंट प्रिपेयर करने का। तो शुरू करते हैं, द इम्पीरियल हाउस होल्ड। तो टर्म हरम ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज की जाती है मुगल्स में डोमेस्टिक वर्ल्ड के लिए। ये एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब था सेक्रेड प्लेस। और द मुगल हाउस होल्ड में क्या क्या आएगा, जब आप हाउस होल्ड की बात कर रहे हो तो उसमें मुगल हाउस होल्ड में आएगा एम्परर की वाइफ्स। मैंने आपको बताया था उनकी एक वाइफ नहीं बहुत सारी वाइफ्स होती थी। कॉन्क्यूबाइंस, उनके जो नियर एंड डिस्टेंट रिलेटिव्स जैसे उनकी मदर, स्टेप मदर, फॉस्टर मदर, सिस्टर्स, डॉटर्स, डॉटर इन लॉ, आंट्स, चिल्ड्रन, ये सब हरम में रहा करते थे। अब आप लोगों ने एक मूवी जोधा अकबर तो देखी होगी। तो वो जोधा अकबर में वो हरम वाला जो एरिया मेंशन किया जाता है उसमें आपको दिखेगा उनकी फॉस्टर मदर भी दिखाई गई थी। मदर, स्टेप मदर, ये सब हरम में रहते हैं। और फीमेल सर्वेंट्स, क्योंकि ये सब क्वींस हैं, जो भी मदर हैं किंग की, उनको सर्वेंट्स भी चाहिए, सर्वेंट्स और स्लेव्स। पॉलीगैमी प्रैक्टिस की जाती थी। पॉलीगैमी का मतलब कि एक मैन की बहुत सारी वाइफ हो सकती हैं, वो चीज प्रैक्टिस होती थी। राजपूत क्लैन एज वेल एज मुगल्स में मैरिज एक पॉलिटिकल रिलेशन की तरह देखा जाता था, एक अलायंस की तरह।
कि टेरिटरी का गिफ्ट आप को कंपनी कर दिया जाता था वाइफ की मैरिज के साथ। तो भाई टेरिटरी का गिफ्ट दिया और साथ में अपनी डॉटर को भी दे दिया। तो वो पॉलिटिकल रिलेशंस क्रिएट करने के लिए इस तरीके की चीजें किया करते थे और पॉलिटिकल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये किया जाता था। ये हेरारिकल रिलेशनशिप होती थी कि मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज चली आती थी। और जो लिंक ऑफ मैरिज था वो एक तरीके से डेवलप हुआ मुगल्स में, और उन्होंने काफी ज्यादा नेटवर्क स्प्रेड किया जब वो इस तरीके से उन्होंने मैरिजेस करनी शुरू की। जब हम मुगल हाउस होल्ड की बात करते हैं तो वाइफ्स के भी ना कुछ डिवीजन है कि जो बहुत रॉयल फैमिली से आ रही हैं उन्हें बेगम कहा जाता था। कोई अदर वाइफ है उन्हें अघास कहा जाता था, जो कि इतने नोबल फैमिली की नहीं है। और बेगम जब मैरी उनकी शादी होती थी तो उसके बाद उन्हें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यूएबल डॉर मेहर के तौर से ये उन बेगम्स के लिए होता था जो कि बहुत रॉयल फैमिली से बिलोंग कर रही हैं, और इनका स्टेटस भी ज्यादा होता था, इनको हस्बैंड की ज्यादा अटेंशन मिलती थी कंपेयर टू अघास। और कॉन्क्यूबाइंस कौन होती थी? अगचा और लेसर अघा। तो सबसे ऊपर है बेगम, बेगम का सबसे ऊंचा स्टेटस है। बेगम के बाद आएंगी अघास। अघास वो हैं जो उतनी रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करती हैं, तो उनको कम अटेंशन मिलेगी और वो लेस अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यूएबल डॉर जो मेहर का होगा। और अघास से भी एक नीचे एक और है, वो है कॉन्क्यूबाइंस, या फिर आप कह सकते हो लेसर अघास। इनकी सबसे लोएस्ट पोजीशन है हायरार्की में। ठीक है, तो इस तरीके से इनको रॉयल्टी के बेस पे इनके स्टेटस को डिसाइड किया जाता था, और इनको उसी हिसाब से मंथली अलायंस मिलता था कैश में। गिफ्ट्स मिलते थे अपनी स्टेटस के हिसाब से, जो उनका स्टेटस है। अगर वो बेगम है तो उनको ज्यादा बेहतरीन गिफ्ट मिलेंगे, अगर वो अगा है तो उतना बेहतरीन नहीं, और कॉन्क्यूबाइन या फिर लेसर अगा है, अगचा है, तो उनको और छोटा गिफ्ट। तो फैमिली स्ट्रक्चर ये कभी भी स्टैटिक नहीं होता था हमेशा। अघा और अगचा और ये सबसे नीचे हैं, बट अगर किसी हस्बैंड की विल हो तो वो बेगम भी बन सकती हैं, उनकी पोजीशन बढ़ाई जा सकती है, सिर्फ उस कंडीशन में जब ऑलरेडी 4 बेगम्स ना हो, डिड नॉट ऑलरेडी हैव 4 वाइफ। ठीक है, तब अघा और अगचास की पोजीशन राइज हो सकती थी, बट सिर्फ एक ही कंडीशन पे, अगर ऑलरेडी 4 वाइफ्स या 4 बेगम्स नहीं है। अगर 4 बेगम है तो फिर ये चीज नहीं हो सकती। लव एंड मदरहुड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, कि भाई जिस वाइफ का फर्स्ट सन हुआ उसका स्टेटस बहुत पावरफुल है। जिस मदर का सन एम्परर बन रहा है उस मदर का स्टेटस ज्यादा पावरफुल बन गया। तो वुमेन के स्टेटस में मदरहुड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता था रोल। स्टेटस ऑफ लीगली वेडेड वाइफ्स। तो अब वाइफ्स के अलावा न्यूमरस मेल एंड फीमेल स्लेव्स भी मुगल हाउस होल्ड्स में रहते थे। वो टास्क परफॉर्म करते थे डिफरेंट डिफरेंट, जिनमें स्किल्स रिक्वायर्ड होती थी, इंटेलिजेंस रिक्वायर होती थी। जो स्लेव्स एन्यूम्स होते थे उन्हें ख्वाजाज कहते थे। ख्वाजाज वो होते थे जो हरम और बाहर के एरिया में मूव कर सकते थे। ख्वाजा सरा उन्हें कहा जाता था। तो वो हाउस होल्ड के एज अ गार्ड, सर्वेंट और वुमेन के एजेंट्स की तरह भी वर्क किया करते थे। नूरजहां के बाद मुगल क्वींस और प्रिंसेस भी एक फाइनेंशियल रिसोर्स में एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल लेने लगी, उनका कंट्रोल बढ़ने लगा फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे। नूरजहां से पहले किसी भी आपको मुगल क्वीन का रोल इतना ज्यादा नहीं दिखेगा। शाहजहां की जो डॉटर थी जहां नारा और रोशन आरा, उनको भी हर साल एनुअल इनकम मिलती थी, जो कि एक हाई इंपीरियल मनसबदार, हमने बताया था ना, मनसबदारी मिलती थी। एक एरिया दिया जाता था, वहां से आप कितना भी टैक्स या रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो वो आपका है। आप एक आर्मी मेंटेन कर रहे हो, आपके पास फोर्ट है, तो वो एक मनसबदार है, मनसबदारी मिलती थी। तो उसी तरीके की बराबर जहां शाहजहां की डॉटर्स जहां नारा और रोशन आरा को भी एनुअल इनकम रिसीव होती थी,
जो कि बराबर होती थी एक हाई इंपीरियल मनसबदार के। जहांनारा को इसके अलावा पोर्ट ऑफ सिटी ऑफ सूरत, वहां का एक पोर्ट था, उनसे भी उनको रेवेन्यू मिलता था। तो अब आप देख रहे हो कि वुमेन जो प्रिंसेस हैं या जो क्वीन है, उनका भी रिसोर्सेज पे कंट्रोल दिखने लगता है। तो कंट्रोल ऑन द रिसोर्सेज एनेबल्ड इंपॉर्टेंट वुमेन कि वो अब अपनी बिल्डिंग्स बनवा सकती हैं, अपनी मर्जी के गार्डन्स बनवा सकती हैं, क्योंकि अब उनके पास कंट्रोल है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, तो वो अपनी मर्जी की बिल्डिंग्स, अपने मर्जी के गार्डन्स बनवा सकती हैं। जहांनारा ने जब आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स, क्योंकि हम सबको पता है शाहजहां को आर्किटेक्चरल वर्क, बिल्डिंग्स बनवाना और ये सब बनवाना, फोर्ट्स बनवाना बहुत पसंद था। तो जब वो अपनी नई कैपिटल शाहजहानाबाद बनवा रहे थे, तो उसके आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट में जहांनारा ने भी पार्टिसिपेट किया था। अब द बाजार्स ऑफ चांदनी चौक, द थ्रॉबिंग सेंटर ऑफ शाहजहानाबाद, ये भी जहांनारा ने ही डिजाइन किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो आप जब भी रोल ऑफ वुमेन लिखोगे तो जहांनारा और रोशनारा का मेंशन करना। और जहांनारा ने पार्टिसिपेट किया था प्रोजेक्ट में, और बाजार ऑफ चांदनी चौक जो कि शाहजहानाबाद का सेंटर था, वो भी जहांनारा ने ही डिजाइन किया था। अब एक और फैक्टर है हुमायूं नामा। हुमायूं कौन थे? अकबर के फादर। हुमायूं हुमायूं की डेथ काफी जल्दी हो गई, एक्सपेक्टेड नहीं था। तो उनकी जो हुमायूं नामा था वो इनकी सिस्टर यानी कि अकबर की बुआ या आंट कह सकते हो आप, उन्होंने लिखा था, जो कि थी गुलबदन बेगम। गुलबदन was the daughter of बाबर एंड हुमायूं सिस्टर, तो अकबर्स आंट। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट बाबर की डॉटर है, तो बाबर के दो बच्चे ले लो आप अभी के लिए, हुमायूं और गुलबदन बेगम। तो हुमायूं की सिस्टर गुलबदन बेगम और अकबर की आंट, उन्होंने लिखा हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम तुर्किश और पर्शियन दोनों में बहुत फ्लुएंटली लिख लेती थी। अकबर ने जब अबुल फैजल को कमीशन किया कि वो अपनी हिस्ट्री के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में लिखे, यानी कि बेसिकली अकबरनामा जब उन्होंने लिखने को कहा, तब उन्होंने गुलबदन बेगम को, अपनी आंट को बोला कि बाबर और हुमायूं की कुछ मेमोरीज भी आप अबुल फैजल को बताइए, और ताकि उन मेमोरीज को भी वो अपनी इस बुक में इनकॉर्पोरेट कर सके। तो अब जब हम गुलबदन बेगम की बात करते हैं, तो उन्होंने ग्रेट डिटेल में कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन्स को भी डिस्क्राइब किया है जो प्रिंस और किंग्स के बीच में हुआ करती थी। और उन्होंने बताया कि जो एल्डर वुमेन होती थी, वो उन लड़ाइयों को सॉल्व करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। तो जो प्रिंस हैं, उनमें मे बी कोई डिसीजन उनको लगता है कि सही है, लेकिन किंग को लगता है कि वो डिसीजन सही नहीं है, तो उनमें कोई टेंशन हो सकती है। तो एल्डर वुमेन जो होती थी, वो उन लड़ाइयों को सॉल्व करने की कोशिश करती थी। ये बात गुलबदन बेगम ने लिखी है। इंपीरियल हाउस होल्ड, अब रिक्रूटमेंट्स और रैंक्स दी जाती थी। हमने देखा है कि आपके नाम से भी एक रैंक है। जब कोर्ट में आप किंग के सामने बैठे हो, तो अगर यहाँ किंग बैठा है, तो जो पोजीशन प्लेस की जाती थी वो भी एज पर द रैंक होती थी। तो अगर हम मुगल क्रॉनिकल्स में अकबरनामा की बात करें, तो हमें दिखता है कि एम्परर, पूरा जो किंगडम था, वाज फॉलोइंग हिज ऑर्डर। लेकिन अगर आप क्लोजली देखोगे तो रिच इंफॉर्मेशन हिस्ट्रीज प्रोवाइड अबाउट एपरेटस ऑफ मुगल स्टेट, उसमें हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन वाज डिपेंडेंट ऑन सेवरल डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि इतनी सारी जगहों को इकट्ठा काम कराने में सिर्फ एक किंग का ऑर्डर ही काफी नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं जो उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ताकि वो जो पूरा रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है, वहां पे वो चीजें ढंग से अप्लाई हो सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर जो मुगल स्टेट का है, वो है ऑफिसर्स, जिनको नोबिलिटी, नोबल्स जो हैं, कलेक्टिवली रेफर किया गया है नोबल्स के तौर से। नोबिलिटी जो नोबल्स हैं, उनको रिक्रूट अलग अलग एथनिक और रिलीजियस ग्रुप से किया गया है। इसमें आपको मुस्लिम्स भी मिलेंगे, आपको राजपूत भी मिलेंगे, आपको जाट्स भी मिलेंगे, अलग अलग रिलीजियस और एथनिक ग्रुप से इनकॉर्पोरेट किया गया है। नो फैक्शन और लार्ज इनफ, ये इसीलिए भी किया गया था कि कोई ऐसा ग्रुप ना हो जो इतना उनको चैलेंज कर दे उनके अथॉरिटी को। तो उन सबको इंक्लूड किया गया था। अगर हम मुगल्स
की बात करें तो उनको बुके ऑफ फ्लावर्स या गुलदस्ता भी कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कल्चर और अलग अलग रिलीजन के लोग वहां पे थे और वो अपनी लॉयल्टी टुवर्ड्स एम्परर दिखा रहे थे। अकबर के अगर हम उसमें देखें तो आपको तुर्क्स, तुरानी, ईरानियन नोबल्स भी दिखेंगे जो पॉलिटिकल डोमेन में, और मैनी हैड अकम्पनीड हुमायूं, जो ये थे ये हुमायूं के साथ आए, क्योंकि जब हुमायूं शेरशाह सूरी ने दिल्ली पे कंट्रोल किया तो वो भागे। तो जब वो वापस आए तो उनके साथ वो कुछ ईरानियन और तुरानियन नोबल्स को भी ले आए थे। तो कुछ तो उनके साथ आए, कुछ ऐसे भी थे जो माइग्रेट हुए मुगल कोर्ट, क्योंकि मुगल कोर्ट में उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही थी तो वो वहां आ गए। कुछ अदर इंडियन ओरिजिन इंपीरियल सर्विसेज भी 1560 ऑनवर्ड्स हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें राजपूत और इंडियन मुस्लिम्स, जिनको शेख ज़ादास कहा जाता है। जो फर्स्ट टू जॉइन राजपूत चीफ वाज राजा भारमल। अब ये अंबर के थे और इनकी डॉटर की शादी अकबर से हुई थी। द मेंबर्स ऑफ हिंदू कास्ट इंक्लाइन टुवर्ड्स एजुकेशन अकाउंटेंसी वर ऑल्सो प्रमोटेड। जिनके ज़्यादा अकाउंटेंसी की नॉलेज होती थी या ज़्यादा एजुकेशन की तरफ इंक्लाइंड होते थे, उनको भी प्रमोट किया जाता था। इसका फेमस एग्जाम्पल है अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल। उनको, जो कि खत्री कास्ट से बिलोंग करते थे, उनको भी फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था और उनकी पोस्ट को भी इंक्रीज किया गया था। जो फर्स्ट टू जॉइन राजपूत चीफ वाज राजा भारमल। अब ये अंबर के थे और इनकी डॉटर की शादी अकबर से हुई थी। द मेंबर्स ऑफ हिंदू कास्ट इंक्लाइन टुवर्ड्स एजुकेशन अकाउंटेंसी वर ऑल्सो प्रमोटेड। जिनके ज़्यादा अकाउंटेंसी की नॉलेज होती थी या ज़्यादा एजुकेशन की तरफ इंक्लाइंड होते थे, उनको भी प्रमोट किया जाता था। इसका फेमस एग्जाम्पल है अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल। उनको, जो कि खत्री कास्ट से बिलोंग करते थे, उनको भी फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था और उनकी पोस्ट को भी इंक्रीज किया गया था। ईरानियंस को भी हाई ऑफिसेस मिले जहांगीर के टाइम पे। इसका रीजन ये था कि जो जहांगीर के ऊपर क्वीन नूर जहां का बहुत इन्फ्लुएंस था, और जो नूर जहां थी वो एक ईरानियन थी, तो इसीलिए उस वक्त में ईरानियंस को बहुत हाई पोजीशंस मिली। औरंगजेब ने राजपूत को अपॉइंट किया हाई पोजीशन पे, और उनके टाइम पे मराठास को भी अकाउंटेड फॉर अ सीजेबल नंबर विद इन द बॉडी ऑफ ऑफिसर्स। मराठास को भी पोजीशन मिली। अब ऑल होल्डर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनको रैंक्स दी गई, यानी कि मनसब्स। उसमें दो न्यूमेरिकल डेजिग्नेशंस हैं मनसब्स में। जाट, इसका इंडिकेटर ऑफ पोजीशन इन इंपीरियल हायरार्की और सैलरी के बेस पे, कि आपकी कितनी सैलरी है, जात। और दूसरी चीज है सवार, घोड़सवार होते हैं ना, ऐसे सवार, कि आपके पास कितने हॉर्समैन हैं, कि आप रिक्वायर्ड टू मेंटेन हिज सर्विस। जैसे कि 17th सेंचुरी में मनसबदार्स ऑफ 1000 जात और अबव वर रैंक्ड एज नोबल्स। जिनके पास 1000 जात है वो नोबल्स माने जाते थे। नोबल्स को मिलिट्री कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता था अपनी आर्मी के साथ। हर मिलिट्री कमांडर को रिक्रूट किया जाता था, ट्रेन किया जाता था। ट्रेन द मेन स्ट्राइकिंग मुगल आर्मी कैवलरी, जो ट्रूपर्स मेंटेन्ड सुपीरियर हॉर्सेस, उनको भी रैंक बाय इंपीरियल मार्क डग। अब कभी कभी क्या होता था कि एम्परर पर्सनली कभी कभी कुछ लोगों की रैंक, टाइटल्स, ऑफिशियल पोजीशंस को चेंज करते थे, जो बहुत हाई रैंक पे हैं उनकी, लो पोजीशन वालों की नहीं बट हाई रैंक वालों की। अकबर ने मनसब सिस्टम को डिजाइन किया एंड ऑल्सो इस्टेब्लिश स्पिरिचुअल रिलेशन, कि सेलेक्ट बैंड ऑफ हिज नोबिलिटी बाय ट्रीटिंग हिम एंड हिज डिसाइपल्स मुरीद। उन्होंने अपने डिसाइपल्स को मुरीद की टर्म देनी शुरू की, जो कि आपने चैप्टर 6 भक्ति में भी पढ़ा था कि सूफीज में ये अपने डिसाइपल्स को वो मुरीद कहते थे, बट यहाँ पे अकबर ने भी वो टर्म देनी शुरू कर दी थी। अगर हम नोबिलिटी की बात करें तो एक्वायरिंग पावर, वेल्थ और एक हाईएस्ट रेपुटेशन, हर कोई वो चीज चाहता था। मेंबर के लिए वो चीजें होती थी नोबिलिटी के लिए। कोई भी ऐसा इंसान है जो सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहता है,
वो एक तजवीज प्रेजेंट करता था। क्या प्रेजेंट करता था? तजवीज। किसको? बादशाह, एम्परर को। अगर एप्लीकेंट सूटेबल माना जाता था मनसब के लिए तो उसको मनसब ग्रांट किया जाता था। अगर वो सूटेबल नहीं माना जाता था तो उसको नहीं ग्रांट किया जाता होगा। अब मीर बख्शी जो कि पे मास्टर माना जाते हैं, वो ओपन कोर्ट में राइट साइड में एम्परर के प्रेजेंट करते थे सारे कैंडिडेट्स को जो भी अपॉइंट हुए हैं या जिनका प्रमोशन हुआ है। मतलब वो बेसिकली नाम ले रहे हैं कि ये इनकी रैंक ये है या फिर इनका प्रमोशन हो गया है। ये कौन कर रहा है? ये मीर बख्शी कर रहे हैं, जिनका बेसिकली पेमेंट पे मास्टर है ये। अब जो तजवीज है ये बेसिकली एक पेटिशन है। नोबल मैन ये प्रेजेंट करते हैं एम्परर को और वो अपनी एप्लीकेशन देते हैं कि हमें मनसबदार बनना है। तो ये वो तजवीज है। ठीक है। अब द टू अदर इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स जो मीर बख्शी का हमने देखा, इसके अलावा है दीवाने आला। दीवाने आला का मतलब है फाइनेंस मिनिस्टर और सदर सुदर मिनिस्टर ऑफ ग्रांट्स। अब ये इंचार्ज होते थे लोकल जजेस और काजीज के, क्योंकि वहां पे उस वक्त जो काजीज का डिसीजन है वही चल रहा था, तो ये उनके जज हुआ करते थे। थ्री मिनिस्टर्स जो कि ओकेजनली केम टुगेदर एज एन एडवाइजरी बॉडी। जो ये तीनों मिनिस्टर्स हैं, मीर बख्शी, दीवाने ये फाइनेंस मिनिस्टर और ये सदर, ये तीनों मिनिस्टर्स कभी कभी साथ आते थे जब उनको बहुत एडवाइजिंग कोई डिसीजन लेना है। अदरवाइज ये इंडिपेंडेंट थे एक दूसरे से और अपना काम करते थे। अकबर इन सब से एडवाइस लेते थे और एडमिनिस्ट्रेशन को, फिस्कल या पैसे से रिलेटेड जो भी काम होता था वो इन लोगों की हेल्प या फिर इनकी सलाह लेते थे कि कैसे उनको डिसीजन लेना चाहिए। जो भी नोबल कोर्ट में स्टेशन है उनको 2 बार आना होता था, सुबह और शाम को, टू एक्सप्रेस देयर सबमिशन। जो हमने देखा था ना कि वो सबमिट करना, वो पब्लिक ऑडियंस हॉल में सबके आगे कि वो एम्परर के सामने सबमिट होते थे। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एम्परर के आगे शो करते थे, एम्परर एंड हिज हाउस होल्ड राउंड द क्लॉक। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गार्ड करना और वो चीजें किया करते थे। इंफॉर्मेशन एंड द एम्पायर। अब एक एक चीज का डिटेल रखना मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। जो मीर बख्शी थे वो सुपरवाइज करते थे कॉप्स को ऑफ कोर्ट राइटर्स, जो वाकिया नाविस, रिकॉर्डेड ऑल द एप्लीकेशंस एंड डॉक्यूमेंट। जो भी कोर्ट में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जिसने भी कोई कोर्ट में एप्लीकेशन लिखी है, कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा है, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता था। जो भी ऑर्डर्स जो राजा ने भेजे हैं, फरमान है, उन सबका भी रिकॉर्ड रखा जाता था। एजेंट्स, वकील ऑफ नोबल्स और जो रीजनल रूलर्स होते थे, एक जो प्रोसीडिंग, जैसे कोर्ट में जो वकील की प्रोसीडिंग चल रही है, वो सब कुछ भी रिकॉर्ड किया जाता था। और अखबारें दर, ये जो न्यूज़पेपर है एक तरीके से, उसके अंदर ये सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन के तौर से डेट और प्रॉपर टाइम के साथ कि कब ये सेशन हुआ था रिकॉर्ड की जाती थी। अखबारत ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कि किस किसने अटेंड किया कोर्ट, ग्रांट ऑफ ऑफिसर्स, टाइटल, डिप्लोमेटिक मिशंस, क्या प्रेजेंट्स रिसीव हुए थे, इंक्वायरीज, क्या एम्परर ने, एम्परर की हेल्थ के बारे में, हेल्थ ऑफ द ऑफिसर, हर चीज के बारे में उसमें लिखा जाता था। ये इंफॉर्मेशन बहुत वैल्यूएबल है हिस्ट्री के तौर से, क्योंकि इससे हमें पब्लिक और प्राइवेट लाइफ ऑफ किंग और नोबल्स पता चलता है। न्यूज रिपोर्ट्स एक इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये पूरे मुगल रूल में, जहां जहां मुगल एम्पायर का रूल चल रहा है, वहां वहां ये न्यूज़पेपर या ये जो रिपोर्ट है ये फैलेगी। तो राउंड द क्लॉक फुट रनर्स, जो क्योंकि उस वक्त ना ट्रेन है ना ऐसा कुछ है, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह, पथमार या कासिद कह सकते हो, ये लोग ट्रैवल करते थे और ये इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करते थे। एम्परर तो खुद तो कैपिटल में है, लेकिन जो बाकी एरियाज हैं उनकी इंफॉर्मेशन एजेंट्स के थ्रू उनको वो सारी जगहों के बारे में पता चलता था। जो एजेंट्स ऑफ नोबल्स अलग अलग कैपिटल के अलावा राजपूत प्रिंसेस एंड ट्रिब्यूटरी रूलर्स, वहां सबकी भी कॉपीज ऑफ अनाउंसमेंट सेंड की जाती थी। जो भी एम्परर ने डिसीजन लिया है वो सब उनको भी भेजे जाते थे और उनका मैसेज वापस किंग तक पहुंचाया जाता था।
एम्परर सारी पब्लिक न्यूज से भी हमेशा लूप में रहते थे, उनको पता होता था कि पब्लिक के साथ क्या चल रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन से कनेक्टेड रहते थे। अब सेंटर में तो, कैपिटल में तो एम्परर खुद है, लेकिन जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, सेंटर के अलावा बाकी जगह पे भी तो कंट्रोल करना है ना। तो हर जगह को प्रोविंसेस यानी कि सूबाज में डिवाइड किया गया था, जहाँ पे मिनिस्टर्स जो कि दीवान, बख्शी, सदर, ये सब वहाँ पे अपना अपना इंडिपेंडेंट काम करते थे। एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर जो कि सूबेदार था, ये रिपोर्ट डायरेक्टली टू द एम्परर करते थे। सरकार जो कि ईच सूबा था उसको डिवाइड किया गया था अलग अलग हिस्सों में, और हर जगह को मेंटेन करने के लिए हैवी कैवेलरी और मस्किटर्स को भी डिप्लॉय किया जाता था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर करने के लिए एट द लेवल ऑफ परगाना जो कि सब डिस्ट्रिक्ट है, 3 सेमी हिरार्की ऑफिसर्स, अब 3 और ऑफिसर्स, ये 3 उस एरिया के लिए हैं। क्वादीन जो कि कीपर ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, चौधरी इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन की रेवेन्यू, इन्होंने रिकॉर्ड किया कि रेवेन्यू कितना होगा, इनको कलेक्ट करना है चौधरी को, और काजी जो कि बेसिकली जज के तरीके से एक रोल प्ले करेंगे। तो ये 3 लोकल लेवल पे डिविजन्स हैं। हर डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक लार्ज सपोर्ट स्टाफ होता था उनके पास, इसमें क्लर्क्स होंगे, अकाउंटेंट्स होंगे, ऑडिटर्स, मैसेंजर्स और काफी सारे जो भी टेक्निकल फंक्शंस करने के लिए लोग चाहिए, वो सब वहां पे हुआ करते थे। ये सारे रिकॉर्ड्स पर्शियन में होते थे लेकिन विलेज के अकाउंट्स लोकल लैंग्वेज में भी होते थे, क्योंकि हर लोकल इंसान को पर्शियन नहीं आती, इसलिए लोकल लैंग्वेज में भी रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। मुगल जो क्रॉनिकल्स हैं उनमें हमेशा यही दिखाया गया है कि जो एम्पर उनके कोर्ट हैं वो कंट्रोल करते थे सारा एडमिनिस्ट्रेशन विलेज लेवल तक। लेकिन हमने चैप्टर 8 में भी देखा है कि हार्डली द प्रोसेस वाज फ्री ऑफ टेंशन। जो चैप्टर 8 में जब हमने रूरल और एग्रीकल्चरल सोसाइटी देख ली, तब हमने देखा था कि रूलर जो कि एम्परर है और जो पेजेंट्स हैं या जो नॉर्मल पब्लिक है, उनके बीच में एक टेंशन होती थी। तो ऐसा नहीं है, ये तो क्रॉनिकल्स में क्योंकि हमेशा राजा की तारीफ लिखी है, तो उन्होंने कहा कि हम तो जो कैपिटल से लेके बिल्कुल डाउन द विलेज लाइन तक हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है, सेंटर ऑफ एम्पायर। लेकिन ये सच नहीं है हमेशा। जो लोकल आप अगर जमींदार और लोकल लोग, पेजेंट्स वगैरह, और आप मुगल एम्परर के रिप्रेजेंटेटिव में देखोगे तो आपको दिखेगा कि वहां कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स होती थी, और जमींदार मोस्टली जीत जाते थे, स्टेट के विरुद्ध कर देते थे पेजेंट्स, क्योंकि जमींदार वही रहते हैं, लोकल लोगों के साथ रहते हैं, तो वो जीत जाया करते थे, और पेजेंट्स उनका सपोर्ट करते थे कंपेयर टू स्टेट को सपोर्ट करने के। तो इस तरीके से एक टेंशन होती थी। अगर हम बियॉन्ड द फ्रंटियर्स, हम राइटर्स ऑफ क्रॉनिकल्स को देखें तो उन्होंने काफी सारे हाई साउंडिंग टाइटल्स दिए मुगल एम्परर्स को, जैसे कि शहनशाह यानी कि किंग ऑफ किंग्स, और जहांगीर वर्ल्ड सीजर, शाहजहां किंग ऑफ द वर्ल्ड, इस तरीके के टाइटल्स। लेकिन कुछ कंटेम्पररी हिस्टोरियंस ये डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स, वो कहते हैं कि जो नेबरिंग पॉलिटिकल पावर्स थी उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी होती थी। लेकिन हमें जो क्रॉनिकल्स एम्परर्स ने लिखे हैं उनमें हमें ये बातें नहीं पता चलती हैं। सफाविद्स और कंधार, अगर हम इस एरिया की बात करें तो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स, अगर हम मुगल किंग्स और उनकी नेबरिंग कंट्रीज जो कि ईरान और तुरान थे, हम उनके कंट्रोल की बात करें तो वो हिंदू कुश माउंटेन से सेपरेट होता था, सेपरेटेड अफगानिस्तान फ्रॉम द रीजन ऑफ ईरान एंड सेंट्रल एशिया। ऑल कॉन्करर्स मेक देयर वे टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उन जो भी कॉन्करर ईरान और इन एरिया से इंडिया के एरिया में आने की कोशिश करता था, उनको हिंदू कुश माउंटेन्स को पार करना पड़ता था, तभी वो नॉर्थ इंडिया में आ सकता है। मुगल पॉलिसी का कांस्टेंट एम ये था कि जो पोटेंशियल डेंजर है वो नोटेबली काबुल और कंधार वाले एरिया में वो वहीं पे ही वार्ड ऑफ हो जाए। तो ये उनकी पूरी कोशिश रहती थी, क्योंकि वहीं से ही अटैक हो सकता है। कंधार वाज बोर्न टू कंटिंजेंट बिटवीन सफाविद्स और मुगल्स, इनके बीच में एक टेंशन आपको वहां उस एरिया में दिखेगी। फोर्ट्रेस टाउन
had initially been in possession. वहां पे किला बंद करके पूरा एक टाउन बनाया गया था. हुमायूं ने उस एरिया को जब तब हुमायूं के टाइम पे फोर्ट वाला पूरा एरिया बनाया और उस एरिया को रिकॉन्कर 1595 में अकबर ने किया. सफाविद ने अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस कंटिन्यू रखी मुगल्स के साथ और उन्होंने अपना क्लेम कंधार पे बनाए रखा कि ये हमारा ही एरिया है. 1613 में जहांगीर ने डिप्लोमेटिक एनवे कोर्ट में भेजा. तब वहां पे सफाविद के एम्पायर में शाह अब्बास थे. प्ली किया द मुगल केस फॉर रिटेनिंग कंधार, लेकिन ये मिशन फेल हो गया. 1622 में पर्शियन आर्मी बिसीज्ड कंधार और इल प्रिपेयर्ड मुगल गैरिसन्स को डिफीट कर दिया और सफाविद्स का वहां पे उन्होंने सरेंडर फोर्ट्रेस एंड द सिटी ऑफ दी सफाविद. क्योंकि मुगल आर्मी प्रिपेयर नहीं थी और उन्होंने एकदम से कंट्रोल किया तो इल प्रिपेयर्ड मुगल गैरिसन वाज डिफीटेड, वो वहां पे डिफीट हो गए. ओटोमन्स पिलग्रिमेज एंड ट्रेड. मुगल्स का और ओटोमन्स का रिलेशनशिप जो है वो ये था कि फ्री मूवमेंट ऑफ मर्चेंट्स एंड पिलग्रिम्स. जो भी आपके वहां से ट्रेड हो रहा है वो फ्री ट्रेड कर सकते हैं और पिलग्रिम्स जो कि यात्री वहां से आ रहे हैं वो फ्री. टेरिटरीज जो भी ओटोमन के कंट्रोल के अंदर थी. दिस वाज ट्रू फॉर द पार्ट ऑफ ओटोमन अरेबिया जो कि एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ मेका है मुस्लिम्स के लिए एंड मदीना वाज लोकेटेड. द मुगल एम्परर यूजुअली कंबाइंड रिलीजन एंड कॉमर्स. उन्होंने हमेशा रिलीजन को और कॉमर्स को कनेक्ट करने की कोशिश की कि वहां से हमारा ट्रेड भी हो जाए और पिलग्रिमेज तो हो ही रहा है तो ताकि हमारा जो भी वैल्यूएबल मर्चेंडाइज है, जो भी गुड्स हैं, हम वो भी वहां पे सेल कर सकें. और अगर हम ज्यूइस्ट्स की बात करें तो यूरोप रिसीव्ड नॉलेज ऑफ इंडिया थ्रू ज्यूइश मिशनरी, जो कि चर्च जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, ज्यूइश मिशनरी. ट्रैवलर्स, मर्चेंट्स एंड डिप्लोमेट्स. ज्यूइश अकाउंट्स आर इम्प्रेसिव ऑफ द मुगल कोर्ट. और उन्होंने पूरा यूरोपियन राइटर्स ने उनके बारे में पूरा लिखा है. जब डायरेक्ट सी रूट डिस्कवर हो गया इंडिया का 15th सेंचुरी के एंड तक, पोर्चुगीज मर्चेंट्स ने एक ट्रेडिंग नेटवर्क क्रिएट किया कोस्टल एरियाज में. क्योंकि वो समुद्र के आसपास ही पहुंचे, उन्होंने वहां अपना ट्रेड करना शुरू किया क्योंकि वो लोग आए व्यापार के तौर से थे. पोर्चुगीज के किंग ने धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट दिखाया कि हम क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करें इस एरिया में और उन्होंने मिशनरीज भेजे. द सोसाइटी ऑफ जीसस, द ज्यूइस्ट्स को उन्होंने यहाँ पे भेजा. क्रिश्चियन मिशंस इंडिया में 16th सेंचुरी में आए प्रोसेस ऑफ ट्रेड एंड एम्पायर बिल्डिंग के तौर से. अकबर को भी क्यूरियोसिटी हुई कि क्रिश्चियनिटी के बारे में जानने के लिए और उन्होंने डिस्पैच एन एम्बेसी टू गोवा और उन्होंने कहा कि आप जो ज्यूइश प्रीस्ट हैं उनको इनवाइट किया. जो फर्स्ट ज्यूइश मिशन जो मुगल कोर्ट में फतेहपुर सीकरी में 1580 में रिसीव हुआ और वहां पे 2 साल तक रहे. उन्होंने अकबर से बात की अबाउट क्रिश्चियनिटी. वो उलमास जो कि ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं उनके साथ उन्होंने डिबेट्स की. 2 मोर मिशंस मुगल कोर्ट में आए लाहौर में 1591 और 1595 में. ज्यूइश अकाउंट जो है वो पर्सनल ऑब्जर्वेशन के बेस पे हैं एम्परर के बारे में. पब्लिक असेंबलीज में दिखाया गया है कि वो अकबर के बहुत पास बैठा करते थे, उनकी पोजीशन थी. और कभी कभी जब लड़ाई वगैरह होती थी या कोई भी कैंपेन होता था या अपने चिल्ड्रन को कोई नॉलेज देनी है, इन सब चीज़ों में भी वो अकबर के साथ जाया करते थे. ज्यूइश अकाउंट्स में हमें इंफॉर्मेशन में गिवन है. पर्शियन क्रॉनिकल्स में भी हमें स्टेट ऑफिशियल और जनरल कंडीशंस ऑफ लाइफ ऑफ मुगल टाइम्स की किस तरीके से ऑफिशियल्स वहाँ के थे, जनरल कंडीशंस कैसी थी, वो सब चीज़ें भी हमें वहाँ से पता चलती हैं. अगर हम फॉर्मल रिलीजन की क्वेश्चनिंग की बात करें तो हाई रिस्पेक्ट जो अकबर ने शो की ज्यूइश मिशन की तरफ, उसके कारण वो लोग बहुत इम्प्रेस हो गए और उन्होंने ये इंटरप्रेट किया कि एम्परर क्रिश्चियनिटी की तरफ ओपन है और वो उसे अपना फेथ के तौर से एक्सेप्ट करना चाहते हैं. उन्होंने ही समझा कि अकबर क्रिश्चियन बनना चाहते हैं. ये इसीलिए क्लाइमेट ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस
वेस्टर्न यूरोप में से आप ये देख सकते हो, ये ज्यूइश मिशनरीज ये अकबर के बहुत क्लोज बैठे हैं, तो इनको लगा कि मे बी किंग इज ऑल्सो इंटरेस्टेड। अकबर्स क्वेस्ट ऑफ रिलीजियस नॉलेज, वो हर रिलीजन के बारे में जानना चाहते होते थे, इसलिए इबादत खाना एक जगह थी फतेहपुर सीकरी में जहाँ अलग अलग रिलीजन और फेथ के लोग डिबेट्स करते थे, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, जैन हो, पारसीज, क्रिश्चियंस, वो सब वहाँ आते थे और अकबर उन रिलीजियस व्यूज को बहुत मेच्योर वे में सुनते थे और डिफरेंट रिलीजन और उनकी नॉलेज को गैदर करने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे वो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम वे से थोड़ा सा मूव हो गए और उन्होंने सेल्फ कॉन्शियस की डिवाइन वर्शिप, लाइट और सन, इनकी वर्शिप में इंटरेस्ट शो करना शुरू किया। अकबर की जो फिलॉसफी आप अबुल फेजल की जो इस बुक में पढ़ोगे, वो फिलॉसफी ऑफ लाइट है। जो आपको इमेजेस के आसपास भी दिख रही थी वो लाइट, वो उस तरीके की लाइट उन्होंने शो किया। और उन्होंने कहा कि डिवाइनली इंस्पायर्ड इंडिविजुअल, जो डिवाइनली इंस्पायर्ड है, सुप्रीम सॉवरेन ओवर हिज पीपल, वो ही कंट्रोल कर सकता है अपने लोगों को और अपने एनिमीज को भी बड़ी आसानी से वो कंट्रोल कर सकता है। तो वो उनके आइडियाज थे। तो ये आइडियाज इन हार्मनी थे जो हमें कोर्ट में क्रॉनिकल्स मिलते हैं। वो पोजेस करते हैं कि मुगल रूल एसिमिलेट हेट्रोजीनियस पॉपुलेंस। होमोजीनियस क्या होता है? सिमिलर। हेट्रोजीनियस क्या है? डिफरेंट तरीके की जो पॉपुलेशन रहती थी, अलग अलग रिलीजन और अलग अलग बिलीव्स के लोग यहाँ पे रहते थे। द नेम ऑफ द डायनेस्टी कंटिन्यू टू एंजॉय लेजिटिमेसी। ये तब तक इस डायनेस्टी का नाम चलेगा वो है 1857 तक। उसके बाद इस डायनेस्टी का बिल्कुल अंत हो जाएगा। ऑल्दो औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल रूलर, उसके बाद ये डायनेस्टी डाउनफॉल में ही आ गई, लेकिन फिर भी मुगल डायनेस्टी का कंप्लीट फुल स्टॉप हो जाएगा 1857 पे। और धीरे धीरे आपको ये औरंगजेब के बाद से डिमिनिश होनी दिखती है। तो ये था पूरा चैप्टर ऑफ किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, जिसमें काफी सारे एस्पेक्ट्स थे अलग अलग, स्टार्टिंग फ्रॉम टाइटल्स टू सोर्सेज टू किस तरीके से बुक्स कीप की जाती थी। बहुत सारे टॉपिक्स थे जिसमें मैंने डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलूंगी अब मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।